पहले व्हाट्सएप की बात करें, कौन सी ऐसी सेटिंग्स रखनी चाहिए कि जिससे मेरे पास बग्स ना आए या मेरे पास ऐसे स्कैम लिंक्स ना हो? व्हाट्सएप ने जो लेटेस्ट अपडेट भेजा है उसको आपको इंस्टॉलेशन करना मैंडेटरी है। जब हम इंस्टॉल कर लेते हैं उसके अंदर प्राइवेसी सेटिंग है, वो प्राइवेसी सेटिंग में जाकर इंडिया पकड़ लीजिए, कोई भी कंट्री पकड़ लीजिए, हर किसी का डेटा ऑलरेडी है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, अगर मैं अभी आपको अपना ईमेल आईडी बताऊं, हाँ। तो मेरी क्या इन्फॉर्मेशन आप हैक करके मेरा चीजों का मिसयूज कर सकते ऐसे मुझे आपका मेल आईडी एक बार दीजिए। मेरा अपना आपका? हाँ, मतलब सेफ हूं ना मैं? हाँ सेफ है ऑब्वियसली। जो डिटेल्स हम बात करेंगे, आपका ईमेल आईडी अभी आप बता रहे हैं, और मैं कोई वाईफाई से कनेक्टेड भी नहीं हूँ या कभी कुछ भी आपको नहीं भेजा। आई हैव एवरीथिंग अबाउट यू। अगर अब हम बात करें यूएस इजराइल वर्सेस ईरान जो फाइट चल रही है, कहा जाता है कि बैटलफील्ड से ज़्यादा अभी जो हमारी वॉर है वो साइबर वॉर में कन्वर्ट हो चुकी है, कि मिसाइल्स को भी हाईजैक कर लिया जाता है, सारे सिस्टम को हाईजैक कर लिया जाता है। वो किस तरीके से होता है? ईरान, इजराइल और यूएसए का वो कॉन्फ्लिक्ट तो न्यूक्लियर से, वेपन से ही शुरू हुआ, क्योंकि यूएस इजराइल ये कभी नहीं चाहते ईरान एक न्यूक्लियर वेपन नेशन बने। बहुत ही बड़ा मैटर है अभी राइट नाउ, एप्स्टीन फाइल। Senator Jeffrey Epstein has now led to a wave of resignations and scrutiny over high-profile executives around the world. बता दूं, जितने डाटा आप देख रहे हैं वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि इतने सारे डेटा थे जो हार्ड डिस्क था, जो एसएसडी ड्राइव थे, जो उनके ड्राइव क्लाउड ड्राइव्स में थे, वो सब अभी तक डिक्रिप्ट हुए नहीं। बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती हैं तो फोन बाहर रखवा दिया जाता है या स्विच ऑफ करवा दिया जाता है, तो स्विच ऑफ करवाने का भी कोई फायदा होता है या नहीं होता? फोन स्विच ऑफ होने के बाद भी IMEI से उसको ट्रैक भी किया जा सकता है, ट्रैक हो सकता है, आपको पता होगा, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी करते हैं। जब चंद्रयान 2 लॉन्च हो रहा था, ठीक है, तब भी उसको हैक करने का एक अटेम्प्ट किया गया था। जब चंद्रयान का बात की, DRDO हो गया, कोई भी एक जो सैटेलाइट मिशन में काम किया जाता है वो तो सीक्रेट रहता है हर एक कंट्री का। अभी क्यों नहीं चाहेगा और एक कंट्री आपका जो सॉल्यूशंस है, आपका जो एक्सपेरिमेंट है, रिसर्च है, उसको हैक करके खुद इम्प्लीमेंट करने क्यों नहीं चाहेगा? थैंक यू दीपक जी, आप हमारे शो में आए। आप एक एथिकल हैकर भी हैं और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी हैं, बट ये सब होता क्या, आप हैं कौन? बिकॉज जब मैंने सोचा कि आप आएंगे, एक हुडी पहन के आए होंगे और आप तो बट बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से तैयार भी होके आए हैं। आप क्या काम करते हैं? देखिए, साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल और एथिकल हैकर ये एक ऐसा पोजीशन है जो पोजीशन तो हर कोई होल्ड कर सकता है, बट इसमें जो रियली काम करते हैं उनका जो पोजीशन डिफाइंड होता है कॉर्पोरेट्स में, वो बहुत अलग अलग है। जैसे सेम साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल कैन बी वन साइबर सिक्योरिटी ऑडिटर, वहीं पे एन एथिकल हैकर आल्सो कैन बी ए SOC एनालिस्ट, BAPT इंजीनियर। तो बहुत सारे ऐसे पोजीशंस कॉर्पोरेट्स में होते हैं जो एथिकल हैकर को समझाया जाता है। बट मैं जैसे ऐसे फॉर्मल स्ट्रक्चर में हूँ, नॉर्मली मैं साइबर सिक्योरिटी ऑडिटर हूँ, बिजनेस लीडर भी हूँ इन साइबर सिक्योरिटी फील्ड, तो इसीलिए मेरा जो ड्रेस और आउटफिट्स है ये इस तरह का है। बट मैं भी कभी कभी हुडी पहन के, पहले जब मैंने शुरुआत किया था तो मैं भी वो दौर देखे हैं मेरे लाइफ में, और वो सेम चीज़ लोग करते हैं। ये एक टाइकून और आइकॉनिक सिंबल है एथिकल हैकिंग को दर्शाने के लिए। मतलब ये आपने बचपन में आपने सोचा था कि आप टेक्निकली इतने स्ट्रांग थे, या फिर जब देखा बड़े होके कि एक प्रोफेशन बनता जा रहा है तब आपको इसका करने का मन किया? नहीं, मैं जब इस फील्ड में आया तब इस फील्ड में इतना इम्पोर्टेंस लोग देते ही नहीं थे, क्योंकि आप देखिए www जो हम यूज़ करते हैं वो 1993 में आया, और मैं था इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, मेरा बीटेक जो मैंने किया है ट्रिपल बैकग्राउंड से किया है। अभी आप देखिए, मेरा तो इसके साथ ताल्लुका नहीं होना चाहिए, बट मेरा 10th से ही मेरा साइबर सिक्योरिटी कंप्यूटर को लेकर बहुत मैं इंटरेस्टेड था, और मुझे बहुत अच्छा लगता था कि कैसे इसको CPU को खोल कर देखूं कि इसके अंदर क्या है। और उस टाइम पे
हम लोग 10 मिनट्स में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन करते थे, एंटीवायरस को क्रैक करते थे, तो इससे इंटरेस्ट बना। तब उस टाइम पे जब हमने कुछ वेबसाइट्स हैक कर लिए, कुछ गवर्नमेंट्स के पोर्टल में बग फाइंड कर लिए, तब ये होता नहीं था। तो हैकर बोलने से ना लोगों को लगता था कि चोर हैं, और हैकर मीन वो कुछ गलत काम कर रहे हैं। बट ये जो परसेप्शन था वो 2014 के बाद चेंज हुआ। क्यों? क्योंकि मार्केट में बग बाउंटी प्रोग्राम लॉन्च हुए, कि गूगल ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया कि गूगल में आप बग फाइंड करिए, यू विल गेट बाउंटीज, हॉल ऑफ फेम आपको मिलेगा, और दे विल पे अराउंड $20,000। तो जो हैकर्स थे, वो जो जिनको ये सब चीज़ में इंटरेस्टेड था लगा, तो वो इसमें आ गए। तो मैं भी उस टाइम पे आ गया। तो 2014 में मुझे हॉल ऑफ फेम मिला फेसबुक से, माइक्रोसॉफ्ट से, AT&T से, मास्टर कार्ड से, बहुत सारे कंपनीज थे जिसमें हमने बग फाइंड किया और उनको रिपोर्ट किया, तो बाउंटीज भी दिए, हॉल ऑफ फेम में नाम आया। तो एक अलग पहचान वहाँ से शुरू हुआ। उससे पहले भी लोग सेम वेबसाइट में हैक करते थे, मोबाइल भी हैक करते थे, नेटवर्क्स भी हैक करते थे, बट वो और कुछ पोजीशंस को होल्ड करके लाइफ में जी रहे हैं। उस टाइम से लोग आके मास्टर कार्ड में VP भी बने हैं साइबर सिक्योरिटी में। कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था तो ऑडिटर भी बन पाया है, कोई पेन टेस्टिंग भी कर रहा है। तो बहुत सारे कंपोनेंट जो साइबर सिक्योरिटी में हैं वो लोग कर रहे हैं। आपने मुझे बोला कि आप लोगों ने बग फाइंड आउट किया, किस तरीके का बग था और वो कौन सी ऐसी एक वेबसाइट थी जिस पे आपको लगा कि यार दिस वाज माय, मतलब ये मैंने कोई अचीवमेंट कर लिया है? देखिए, आप पहला इसको, अचीवमेंट। हाँ देखिए, अचीवमेंट तो उस टाइम पता ही नहीं चलता था, क्योंकि देखिए जैसे मैं आज कुछ कर रहा हूँ, लोग देख रहे हैं, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्योंकि वो चीज़ नया लग रहा है उनको। उस टाइम पे हम बच्चे थे, लोग देखते थे क्या कर रहा है, कंप्यूटर लेके सुबह से रात आप कंप्यूटर लेके बैठे हो, कुछ गलत काम कर रहे हो, कुछ मूवी देखो, घर में तो डांटते थे। मतलब उस तरह का माहौल में हम लोग बड़े हुए हैं, जिस टाइम पे साइबर कैफे में लोग जाके कंप्यूटर यूज करते थे पर आवर 40-50 रुपीज दे के। और उस टाइम पे इंटरनेट का स्पीड आप देखेंगे, ये स्मार्टफोन तो थे ही नहीं। 2010-11 आप सैमसंग नोकिया का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते थे। इंटरनेट BSNL में कभी कभी आता था, तो स्पीड आप देखेंगे तो खुद को बुरा लगता था। तो उस जमाने से हम आज के जनरेशन को जब देखते हैं, बहुत ड्रास्टिक चेंज हुआ है। और ये जो परिवर्तन है, ये एक इकोसिस्टम परिवर्तन भी हुआ है लोगों के माइंडसेट में। देखिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आज लोग उसको बिना यूज करे जी ही नहीं सकते। बिना व्हाट्सएप में बात किए और चैट किए उनका लाइफ जा ही नहीं सकता। बट जब हमने शुरू किया तो उस टाइम पे तो ये सब था ही नहीं। ऑरकुट हुआ करता था, ऑरकुट के बाद फेसबुक आया, तो ये एक ट्रेंड बना। तो आप इसको अच्छे से समझेंगे कि ये जो बग है, ये पहले भी था, आज भी है। बट हर एक प्लेटफॉर्म में एक वल्नरेबिलिटी, वीकनेस हुआ करता है। वीकनेस मतलब कुछ टेक्निकल फ्लॉज, कुछ लूप होल्स, जिसके थ्रू उसमें अनऑथराइज्ड एक्सेस मिल जाए। जैसे आपका घर है, आपके घर के अंदर कोई चोर आएगा, उसको पहले एक फ्लो फाइंड करना है कि इसका डोर या उसका लॉक उसको ब्रेक कर सकता है। विद इन ए सेकेंड यदि ब्रेक कर लिया और रात में घर में कोई है नहीं, तो अंदर आएगा और चोरी करके चला जाएगा। सेम एक वेब एप्लीकेशन है जहाँ पे इतने लोगों का डेटा है और उसमें कुछ फ्लोज है, तो हैकर आएगा उसके अंदर, वो बग को एक्सप्लॉइट करके वो डाटा निकाल के चला जाएगा। इस तरीके से चाहे हम कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात करें, चाहे वो फेसबुक, इंस्टा, स्नैपचैट, कहा जा रहा है कि जो भी सबसे ज़्यादा जिसको मिसयूज़ किया जा रहा है, जहाँ पे न्यूडिटी और जिस तरीके से इमेजेस को मॉर्फ करके लेके आया जा रहा है, तो ये चीज़ें गवर्नमेंट को रोकनी नहीं चाहिए, या आपकी जो सिक्योरिटी एजेंसीज है वो इस पर काम क्यों नहीं कर रहे? बिकॉज ये तो बहुत बड़ा सोशल प्लेटफॉर्म है। आई एम पोस्टिंग माई पिक्चर, उसको मॉर्फ करके मिसयूज़ किया जा रहा है और मुझे थ्रेटन किया जा रहा है। सो क्यों, मतलब वहां पे आप लोग क्यों नहीं काम कर रहे अभी तक? देखिए, आपको ये चीज अच्छे से समझना चाहिए। एक पोर्शन है कि एंटरप्राइज इसके लिए क्या सिक्योरिटी प्रिकॉशन ला रहा है, और एक है इंडिविजुअल सिक्योरिटी प्रोस्पेक्टिव में क्या काम हो रहा है। एंटरप्राइज के हिसाब से आप देखेंगे, फेसबुक में या इंस्टाग्राम में या स्नैपचैट में, कोई भी प्लेटफॉर्म आप ले लीजिए, अभी वो सेम प्लेटफॉर्म में हर दिन आप कुछ अपडेट्स करते हैं। 2 दिन 4 दिन गया, फिर एक अपडेट्स आ गया। आप जब अपडेट्स करते हैं, उसके अंदर लिखा होता है बग फिक्सेस, लिखा हुआ मेंशन होता है कि आप क्यों अपडेट्स कर रहे हैं, उसमें क्या अपडेट्स आया, कुछ UI चेंज हो सकता है, उसमें कुछ बग हो सकते हैं, उसको फिक्स किया गया हो, तो कुछ रीजन के वजह से उसमें अपडेट्स आया।
जब आप उसको इंस्टॉल करते हैं दैट मीन्स उसमें जो वल्नरेबिलिटी थे वो अभी फिक्स हुए। तो ये एक रिकरिंग कॉन्सेप्ट है, क्योंकि रिकरिंग हर दिन कंटिन्यूअस प्रोसेस इसको करना पड़ता है। तो एंटरप्राइज इसको हर दिन करते हैं, इनका डे टू डे प्रैक्टिस में आता है कि उनके यूजर कैसे सिक्योर रहे। ये हो गया एक बात। बट कहीं ना कहीं कोई भी सिक्योर नहीं है। हाँ, ये हो गया एक बात कि उसके कंपनी जैसे फेसबुक वो कभी भी नहीं चाहेगा उसका यूजर कभी हैक हो। जैसे व्हाट्सएप में आप देखेंगे पहले बहुत सारे बग हुआ करते थे, वो हर दिन कुछ अपडेट्स लाए। अभी आप देखिए व्हाट्सएप में एक नया अपडेट्स आया है, उसमें आप प्राइवेसी में जाके अननोन कॉलर को ब्लॉक कर सकते हैं। अननोन कॉलर यदि आप उसका नंबर सेव नहीं किए हैं, वो जो लिंक भेजता है वो आप नहीं क्लिक कर सकते जब तक उसका नेम सेव ना करे। तो ऐसे जो प्रिकॉशनली जो चीजें हैं उसको व्हाट्सएप ने लाया। क्यों? क्योंकि इसमें स्कैम हुए, इसमें साइबर क्राइम बढ़ा। तो कंपनी चाहता है कि उसके यूजर्स सेफ रहे। बट और भी सारे क्राइम्स का जो ट्रेंड है, जो मॉडस ऑपरेंडी है, वो एप्लीकेशंस के उस वजह से नहीं है, वो एक ट्रेंड के वजह से है। जैसे आप देखिए चालान अभी इंडिया में बहुत हर जगह में, हर एक स्टेट में आप गाड़ी में जा रहे हैं, वाहन का जो एप्लीकेशन है वहां से आपको एक मैसेज आ जाता है कि आपका चालान कट गया, स्पीड का चालान हो गया है आपका। करेक्ट। क्यों? क्योंकि हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगे। अभी मैसेज भी जो आता है इंस्टेंट नहीं आता, वो मिनिमम आधे घंटे बाद या 10 घंटा बाद, एक दिन बाद ऐसे मैसेज आते हैं। अभी देखिए जब मैसेज आते हैं, आप जब खोलते हैं उसमें आपका फोटो होता है, एक अमाउंट होता है। अभी देखिए ऑल ओवर इंडिया में कोई आरटीओ का लोगो डाला व्हाट्सएप में और आपको मैसेज कर दिया कि आपका 2000 का चालान कटा है और आप ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करिए और 2000 का पेमेंट करिए। तो आप सोचेंगे हाँ शायद सच में होगा, आप उसको इंस्टॉल कर देंगे। जब आप इंस्टॉल करेंगे आपका फोन का सारा एक्सेस वो मालवेयर के थ्रू हैकर के पास चला गया। अभी ये चीज एंड्रॉयड ने तो नहीं किया, ये आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल किए, इसीलिए वो बग आपके डाटा हैकर के साथ शेयर कर दिया। तो ऐसे बहुत सारे सोशल इंजीनियरिंग मेथड्स जो स्कैमर होते हैं अटेम्प्ट करते हैं। मुझे किसी ने ये भी बताया था कि कोई बैंक में थे वो लोग, हाँ। और जो लोन मैनेजर था वही सारी इंफॉर्मेशन बाहर पास कर रहा था। देखिए आप इसको यदि अंडरस्टैंड करेंगे, जो बैंक में छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्चुअल क्लर्क होते हैं उनका सैलरी कितना होगा? 20-30 हजार, 40 हजार मैक्सिमम। उनको कोई बाहर का बंदा यदि ऑफर करता है कि मंथली मैं तेरे को 1 लाख रुपए देता हूँ, आप मुझे ये इन्फॉर्मेशन दीजिए, तो वो यदि किसी का बैंक का अकाउंट नंबर, उसका कितना बैंक बैलेंस है वो चेक कर सकता है, क्योंकि बैंक में जॉब कर रहा है। वो यदि शेयर करता है तो ये तो एक्सप्लोर किया जा सकता है। बट दीज आर फिजिकल कंसर्न जिसमें एक इनसाइडर थ्रेड्स और ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी के हिसाब से इसको कवर किया जाता है। बट एज एन इंडिविजुअल मुझे व्हाट्सएप पे, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, अगर हम पहले व्हाट्सएप की बात करें, कौन सी ऐसी सेटिंग्स रखनी चाहिए कि जिससे मेरे पास बग्स ना आए या मेरे पास ऐसे स्कैम लिंक्स ना हो? देखिए आपका व्हाट्सएप पहले तो पूरा अपडेटेड होना चाहिए। जब व्हाट्सएप ने जो लेटेस्ट अपडेट भेजा है उसको आपको इंस्टॉलेशन करना मैंडेटरी है। जब आप इंस्टॉल कर लेते हैं उसके अंदर प्राइवेसी सेटिंग है, वो प्राइवेसी सेटिंग में जाके आपका जो अननोन कॉलर आईडी है उसको भी एनेबल करना है। क्यों? क्योंकि जब अननोन लोग आपको मैसेज कर रहे हैं वो आपको डायरेक्ट ना आए, वो ब्लॉक हो जाए। और व्हाट्सएप में एक चीज तो हर किसी को करना चाहिए, उनका बैकअप पिन एंड 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन एनेबल करना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन एनेबल करते ही नहीं और बैकअप पिन उसमें एनेबल नहीं करते हैं। बैकअप पिन क्या होता है? जब आपके फोन नंबर डालते हैं वो ओटीपी ऑटोमेटिक आ जाता है आपके फोन में। वो ओटीपी आप जब डालते हैं तब जाके व्हाट्सएप लॉगिन होता है। बट आप सोचिए यदि एक हैकर, जैसे कॉल मर्जिंग एक टेक्निक था, कॉल फॉरवर्डिंग, जो सब स्कैम लोग करके आपका ओटीपी चुरा लेते थे और आपको व्हाट्सएप लॉगिन कर लेते थे। अभी वो लॉगिन करने के बाद तुरंत क्या करते थे, जो पिन, सिक्योरिटी पिन था उसको एनेबल कर देते थे और हैकर खुद वो पिन दे देता था। अभी आप जब ओटीपी लेके खुद एनेबल करके ओटीपी डाल के लॉगिन करते थे, वो पिन मांगता था। अभी पिन तो आप सेट नहीं किए, वो और कोई हैकर किया तो आपको पता ही नहीं, तो आप व्हाट्सएप लॉगिन नहीं कर पाते थे। तो इसीलिए हर कोई यदि सिक्योरिटी पिन खुद का सेट कर ले तो हैकर तो ओटीपी मिलेगा भी तो क्या कर सकते हैं। तो हमको ये सब चीज ध्यान देना चाहिए जब व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं। बट और एक चीज भी आपको ये सोचना चाहिए, हैकर के साथ पाला पड़ा है
तो कुछ भी किया जा सकता वो है। तो वो उसको भी क्रॉस कर ही लेगा क्योंकि कर ही वो तो लेगा, हैकर हाँ है। हाँ। देखिए, हैकर जब आपको सोचा है कि आपको हैक करना चाहता है, हम्म, तो आप हैक्ड हो। हम्म, और आज की दुनिया में, आज के ट्रेंड में, इंडिया पकड़ लीजिए, कोई भी कंट्री पकड़ लीजिए, हर किसी का डेटा ऑलरेडी हैक्ड है। हम्म, अभी रिसेंट केस स्टडी बता रहा हूँ, क्लॉड न्यू एआई है। हम्म, क्लॉड एआई में हैकर ने ऑटोमेशन एआई यूज करके, जनरेटिव एआई का एलएलएम के थ्रू मैक्सिकन गवर्नमेंट को हैक किया और 150 जीबी का डेटा डंप कर लिया। तो कैसे किया? बहुत सिंपल टेक्निक है। वो उसमें जो सीवीज थे 2023 के सीवीज थे, वो बस उसको प्रॉम्प्ट दिया कि ये मैक्सिकन गवर्नमेंट के जो वेबसाइट्स हैं इसको स्कैन करो और बताओ कि इसमें क्या फ्लॉज हैं, और जिसमें सीवीज एक्सप्लॉइटेबल हैं उसको एक्सप्लॉइट करके उसका डाटा निकालने के लिए उसको प्रॉम्प्ट दिया। वो जब उसके साथ प्रॉम्प्ट देता रहा और उसको एक मैक्सिकन गवर्नमेंट का वेबसाइट मिल गया जिसके थ्रू वो 150 जीबी का डाटा डंप कर लिया। तो आप सोचिए, यदि मैक्सिकन गवर्नमेंट का वेबसाइट का डाटा डंप हो जाता है, कितने लोगों का उसमें पीआई डाटा थे, इनकम टैक्स जो भरे थे लोगों का वो डाटा था। तो इतने डाटा वो कुछ भी कर सकता है। इंडिया में आप सुने थे पहले आधार का डाटा लीक हो गया, लीक हो गया था। तब आधार से सारा चीज कनेक्टेड था। और बीच में तो कंपलसरी कर दिया गया था कि आधार से कनेक्शन हर चीज में बहुत जरूरी है, होना चाहे वो है। बैंक हो या हाँ। चाहे पासपोर्ट हो या कुछ भी हो। देखिए, हम एक इंटरकनेक्टेड इकोसिस्टम में जी रहे हैं। आपका एंड्रॉइड इंडिया में पकड़ लीजिए, 60% यूजर एंड्रॉइड यूजर है। हर एक यूजर जब एंड्रॉइड यूज करता है उसको जीमेल आईडी देना पड़ता है। बिल्कुल। ये तो मैंडेटरी है। जीमेल डालने के बाद ही वो एंड्रॉइड यूज कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। तो हर किसी के पास एक ईमेल आईडी है, हर किसी के पास एक एंड्रॉइड का ऑपरेटिंग सिस्टम है। अभी हर किसी के एंड्रॉइड के अंदर कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऑलरेडी एनेबल्ड होके रहते हैं पहले से, प्री बिल्ड। उसके बाद वो बैंक्स यूज करता है क्योंकि डिमोनेटाइजेशन के बाद हर कोई हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है जुड़ गया है। और बैंक आपका ईमेल आईडी और फोन नंबर पे उसका ऑथेंटिकेशन और सारे मैसेजेस उसी में करते हैं। तो आपका फोन नंबर आधार में लिंक्ड है, आपका फोन नंबर ईमेल आईडी से लिंक्ड है, और आपका फोन नंबर बैंक के साथ भी कनेक्टेड है। सेम ईमेल आईडी एंड फोन नंबर सोशल मीडिया अकाउंट से भी कनेक्टेड है। दैट मीन जैसे आपका घर है, ऑल इकट्ठा है, सब इकट्ठा है, बस एक ईमेल आईडी देने की देर है। हाँ। और सब हमारा गायब हो सकता है। सब गायब हो सकता है। तो अगर मैं अभी आपको अपना ईमेल आईडी बताऊं तो आप मेरा क्या क्या हैक कर सकते हो? देखिए, मैं तो बहुत कुछ कर सकता क्योंकि हूँ। ये तो मतलब हैकर है, मतलब एथिकल हैकर है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, अगर मैं अभी आपको अपना ईमेल आईडी बताऊं, हाँ। तो मेरी क्या इन्फॉर्मेशन आप हैक करके मेरा चीजों का मिसयूज कर सकते हैं? एज ए हैकर, एक हैकर कुछ भी कर सकता है। मतलब आप टेक्नोलॉजी का मैजिशियन जैसे बोल सकते हो हैकर को, क्योंकि हैकर इस तरह का मैजिक दिखा सकता है जो नॉर्मल मैजिशियन भी नहीं दिखा पाएगा। तो मैजिक इज द सेंस, बाय क्रैकिंग इनटू समथिंग, बाय हैकिंग इनटू समथिंग, वी कैन गेट द डाटा। एंड आज के दौर में डाटा इज द न्यू ऑयल। डाटा ही सब कुछ है। फेसबुक आपसे 1 रुपए भी नहीं लेता, इंस्टाग्राम 1 रुपए भी नहीं लेते, बट दुनिया का टॉप मोस्ट कंपनी में वो गिना जाता है। और उनके पास ही पैसा है। आप तो पैसा एक भी नहीं दिए, बट इतना पैसा कमाया वो हमें देना शुरू हो गए। वो तो आप सोचिए, बिकॉज दे हैव द डाटा ऑफ योर्स। अभी इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, हमारा जो यूज करते हैं हम फोन, वो यूएसए मेड है। हाँ, और ये तो चाइना हमेशा made है। कहा जाता है कि हाँ। जो इंडिया का डेटा है वो ऑलरेडी यूएस और चाइना के पास एक एक चीज है हमारे। है ऑब्वियसली। आप सोचिए, जो चाहे फोन हम यूज करते हैं, इंडिया की गवर्नमेंट के पास है या नहीं है, बट यूएस और चाइना के पास है हमारी सारी ऑब्वियसली। इंफॉर्मेशन। क्यों आपका फोन मेड इन चाइना है, ज्यादातर फोन जो एप्लीकेशंस यूज करते हैं, वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम, वो सब यूएसए मेड है। तो डाटा तो उन्हीं के पास है। वो चाहेंगे कुछ भी कर सकते हैं, और वार का दौर तो ऑलरेडी आप देख ही रहे हैं। तो पहले आपको मैं ईमेल से क्या कर सकते हैं वो पहले बताता हूँ, देन हम और भी बहुत सारी चीजें करेंगे। तो मैं आपको, आप मुझे आपका मेल आईडी एक बार दीजिए। मेरा अपना आपका? हाँ, मतलब सेफ हूँ ना मैं? हाँ सेफ है ऑब्वियसली। जो जो डिटेल्स हम बात करेंगे, gmail.com। देखिए, इससे पहले मैं आपसे कभी मिला नहीं।
फर्स्ट टाइम वी आर मीटिंग। फर्स्ट टाइम। आपको मैंने कभी कॉल नहीं किया, आपका नंबर भी मुझे नहीं पता, जी। आपका ईमेल आईडी अभी आप बता रहे हैं, और मैं कोई वाईफाई से कनेक्टेड भी नहीं हूँ या कभी कुछ भी आपको नहीं भेजा। आई हैव एवरीथिंग अबाउट यू, ओके। और मैं आपको ऐसा ऐसा चीज़ बोलने जा रहा हूँ जो आप भी कभी बिलीव नहीं कर सकते। आपका पासवर्ड जो आपने पहले सेट किया था वो भी बताऊंगा, मेरे फोन का? सबका, जहाँ पे जीमेल का और डिफरेंट डिफरेंट। दैट्स स्कैरी। यस। जैसे मुझे आपका पासवर्ड भी मिला जो एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में है। जैसे आपका एड्रेस है, आपका डेट ऑफ बर्थ है 17/9/1987, और आप एक सिम भी यूज़ करते हैं, रिलायंस पहले यूज़ करती थी। नंबर ही है ये तो। और आप दिल्ली से ही हैं। आप नॉर्मली एक पासवर्ड बहुत बार पहले यूज़ कर चुकी हैं, वो पासवर्ड मैं बोल रहा हूँ। नॉर्मली ये आप पहले यूज़ करती थी। ओके। ये बहुत सारे साइट्स में सेम आप यूज़ किए हैं। ओके, बट अगर ये सब आपको ऑलरेडी इतना सब पता है, सो मैं कैसे सिक्योर हूँ? देखिए, इंडिया में या कोई भी कंट्री ले लीजिए, कोई भी सिक्योर नहीं है, सबका डाटा ऑलरेडी हैक्ड है। हर किसी का पासवर्ड हर एक मंथ में डाटा लीक होता है, होता रहता भी है। वो डाटा तो ऑलरेडी लीक्ड होके है। जैसे आप सोचिए, अभी रिसेंटली मोबीक्विक का डाटा लीक हो गया, तो यदि आप मोबीक्विक के यूजर हैं या थे, तो आपका डाटा तो ऑलरेडी लीक्ड हो चुका होगा। पहले कुछ अदर प्लेटफॉर्म यूज करते थे, उसका डाटा भी लीक हो गया है, तो वो भी डार्क वेब में होगा। तो आप सोचिए, आपका जो भी यूज किए हैं वो कहीं ना कहीं है। इसीलिए तो बैंक आपको बोलता है कि हर एक 3 मंथ में आप पासवर्ड चेंज करिए। राइट। इसलिए बोला जाता है क्योंकि अभी का पासवर्ड वो लीक हो सकता है, आगे का पासवर्ड यदि चेंज कर देते हैं वो लीक होगा ही नहीं, क्योंकि वो चेंज्ड है। तो यानी कि हर 3 मंथ्स में हमें अपना पासवर्ड चेंज करना चाहिए। करना चाहिए 100%। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं आप के बारे में। ओके। आपके आधार कार्ड भी मिल गया, सब आपके पास इसी फोन में विद इन अ सेकंड्स आ विद इन चुका ए है। सेकेंड। आप जोमेटो में भी यूज़र हैं, और जोमेटो में भी बहुत सारे खाना मंगाए हैं। क्या क्या मंगाए हैं वो भी बोल सकता हूँ। यात्रा भी आप यूज़ करते हैं। इट्स स्कैरी, मतलब मुझे डर लग रहा है कि अगर मेरा डेटा इसी तरीके से लीक होता रहा, करेक्ट। तो किसी दिन मतलब बैंक बैलेंस सब खाली हो जाएगा और मिसयूज होगा चीज़ों का। इसीलिए तो हमको सिक्योरिटी कंसर्न और सिक्योरिटी टॉपिक्स के ऊपर बात करना नहीं, चाहिए। बट मैं किस तरीके से सिक्योर रह सकती हूँ? देखिए, आपको ये पहला ये सोचना है कि मेरा डाटा लीक हुआ कैसे। अभी हुआ कैसे वो समझने के बाद आप कैसे सिक्योर करेंगे वो हम समझ सकते हैं। तो पहले हम ये समझेंगे कि हुआ कैसे। हुआ इसलिए कि आपने जो जो प्लेटफॉर्म में लॉगिन किया था वो सब प्लेटफॉर्म सिक्योर नहीं थे और वो हैक हो गए। यदि वो हैक हो गए तो हैकर ने वो डेटा को कहीं पब्लिश कर दिया या लीक कर दिया। लीक होने के बाद वो डेटा सेल हो गया और वो डेटा डार्क वेब में है। और हमारे पास टूल है जो हम कंपनीज को बेचते हैं, उसको डार्क वेब मॉनिटरिंग बोलते हैं। हम लोग रियल टाइम बेसिस में, मतलब अभी आपका डाटा लीक हो रहा है कि नहीं, वो हम कंपनी को बता देते हैं। ओके। तो ये सर्विस हम देते हैं। तो आप सोचिए, रियल टाइम में यदि मॉनिटरिंग हो तो हम सिक्योर कर सकते हैं, नहीं तो हमको पता ही नहीं चलेगा। जैसे मोबीक्विक का डाटा ब्रीच हुआ, आपको पता चला कि इतने डाटा ब्रीच हुए। कोई एक कंपनी का डाटा ब्रीच हुआ, जैसे बिग बास्केट का एक बड़ा डाटा ब्रीच हुआ था, तो बहुत डाटा आज भी है डार्क वेब बिग बास्केट में। अभी जो लोग उस टाइम का पासवर्ड आज भी यूज करते हैं तो वो तो हैक्ड है। और इंडिया के जो लोग हैं वो 60% सेम पासवर्ड यूज करते हैं हर एक प्लेटफॉर्म में। फेसबुक में जो पासवर्ड है, इंस्टा में सेम पासवर्ड, बैंक में भी सेम पासवर्ड। तो कोई जीमेल हैक किया
तो हर एक प्लेटफॉर्म का पासवर्ड तो मैं मिल ऐसी गया। कौन सी सेटिंग्स कर लेनी चाहिए अपने फ़ोन में, क्योंकि हम बहुत सारी ऐप्स यूज़ करते हैं, बिकॉज़ इट्स अ डे टू डे एक्टिविटी नाउ, कि ज़ोमैटो हो गया, ब्लिंकिट हो गया, ये कुछ ऐसी हैं तो हम अपनी हमेशा लोकेशन सर्विस ऑन भी रखते हैं उसमें। तो मैं ऐसी कौन सी सेटिंग्स करनी चाहिए जिससे हम इन चीज़ों से बच सकें? ठीक है, देखिए, पहला पॉइंट आपने मुझे बोला कि अपना पासवर्ड आप हर 3 महीने में चेंज कीजिए। करेक्ट। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट हमें कौन सी सेटिंग्स अपने हर ऐप में कर लेनी चाहिए? देखिए, हर एक एप्लीकेशन में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होना कंपलसरी है, क्योंकि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या होता है कि एक ऑथेंटिकेशन जब पासवर्ड आप दिए उसके बाद और एक ऑथेंटिकेशन भी आपको करना चाहिए। देन 2 फैक्टर होने से आपका सिक्योरिटी लेयर 2 बनते हैं। उस तरह मल्टी फैक्टर भी आप कर सकते हो, जैसे आपका ओटीपी भी आया, जैसे मेल में जब आप इनकम टैक्स फाइल करते हैं, देखेंगे मेल पे भी ओटीपी जाता है, मैसेज पे भी फोन आ पे रहा भी है, आता डबल है, आता है। तब जाके ऑथेंटिकेट होता है। तो आप 2-3 जगह में ऑथेंटिकेशन करना भी चाहिए। उसके बाद जो प्राइवेसी सेटिंग्स है, जो डेटा आपको नहीं दिखाना है लोगों को पब्लिक में, वो उसको भी सिक्योर करना है। ये हो गया। सेकंड में आपका फोन, यदि ये सब सेटिंग्स आप अच्छे से कर भी लिए हैं, बट अभी फोन में कुछ डाटा ब्रीच हो गया, यदि आपके विंडोज जो यूज कर रहे हैं, जो लैपटॉप यूज कर रहे हैं, उसमें कुछ हैक हो गया, तो वो डाटा फिर भी चले जाएंगे। तो हमको सिक्योरिटी जब बात करें, हर एक एंड पॉइंट में सिक्योर होना जरूरी है। जैसे आपका घर, बस डोर ठीक कर लेने से चोर डोर से नहीं आएगा, विंडो तोड़ के आ जाएगा, कोई जो रूफ है उसको तोड़ के आ जाएगा। सेम हमारे फोन के साथ भी है, हमारे डिजिटल आइडेंटिटी के साथ भी है। डिजिटल आइडेंटिटी में भी बहुत सारे एंड पॉइंट्स एंड कंपोनेंट होते हैं, ये ओनली सेटिंग के अंदर नहीं होते, ये हमको ध्यान रखना चाहिए। जैसे आप फेसबुक का डाटा या व्हाट्सएप का डाटा एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है, हर कोई बोलता है कि व्हाट्सएप का डाटा सिक्योर्ड है, बट जब आप चैट करते हैं, उसी सेम चैट वो तो नोटिफिकेशन में भी आता है। अभी कोई हैकर यदि नोटिफिकेशन हैक कर लेगा आपके फोन का, तो वो नोटिफिकेशन में क्या मैसेज व्हाट्सएप में है उसको ले लेगा, तो व्हाट्सएप एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होने के बाद भी व्हाट्सएप का डाटा मिल जाएगा उसको। जैसे आपका फोन में कोई मालवेयर इंजेक्ट हुआ, कोई स्पाईवेयर इंजेक्ट हुआ, वो इंजेक्ट होने के बाद आपका स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकता है, आपका स्क्रीनशॉट भी ले सकता है। तो व्हाट्सएप जब आप खोलेंगे, किस किस के साथ क्या बात करें, वो स्क्रीन से देख के उसको पता चल गया। इसी तरह जब आप कॉल कर रहे हैं व्हाट्सएप में, वो क्या यूज करता है, आपका माइक का यूज करता है, तो कहीं ना कहीं तो इन्फॉर्मेशन जा ही रही है, तो सेव हो ही रही है। सेम वो माइक जब यूज कर रहा है हैकर, तो वो माइक पे क्या बात हुआ वो भी मिल गया उसको। तो व्हाट्सएप जितना सिक्योर रहने से भी बाय यूजिंग डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ योर फोन, वो उसका एक्सेस भी ले पाए। जैसे मैंने व्हाट्सएप में एक बग फाइंड किया था कि उसमें मैं किसी का भी नंबर को बैन करवा सकता था परमानेंटली, मतलब आप नंबर बताएंगे और आप कभी व्हाट्सएप यूज ही नहीं कर सकते। वो बग था, वो व्हाट्सएप ने सिक्योर कर लिया। मैंने एक लाइव पॉडकास्ट में वो भी दिखाया था। अच्छा। तो आप सोचिए, हैकिंग एक ऐसा चीज है, ये एक ही एंड पॉइंट से नहीं होता। एक यूजर सारा सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस कर लेने के बाद भी वो कहीं ना कहीं कुछ गलती करता है, हैक हो जाता है। अब सोचिए सीरम इंस्टीट्यूट, उनके जो सीईओ फाउंडर थे, उनका 10 करोड़ का फिनेंशियल ट्रांजैक्शन बाय हैकिंग हो गया। तो आप सोचिए उनके फोन में क्या सेटिंग्स ठीक नहीं होंगे, उनके फोन में क्या उनको कंसल्टेंट नहीं होंगे जो उनको बता रहे होंगे, या उनको प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं होगा कि ओटीपी शेयर नहीं करना है, उनको तो पता है, बट फिर भी वो हैक हो रहे हैं। तो हैकिंग एक ऐसा चीज नहीं है कि बाय यूजिंग एंड गिविंग सम इनपुट्स विद इन योर सेटिंग यू विल बी सिक्योर्ड, ऐसा है ही नहीं। ये बहुत सारे अदर कंपोनेंट्स को मिलाकर आप सिक्योरिटी मेंटेन किया जा सकता है। इसीलिए आप देखिए हमारे केस स्टडीज ऐसे हैं, एप्पल में भी हैक हुआ है, गूगल भी हैक हुआ है, कोई एक बड़ा भी प्लेटफॉर्म ले लीजिए, वो ऑलरेडी हैक्ड है। तो हम तो कहीं स्टैंड ही नहीं करते। और हम जो बात करते हैं, जो न्यूज में मीडिया में आप देखते हैं, वो जनरल बेसिक साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस के बारे में बात करते हैं कि ये छोटा छोटा गलती को हम सुधार लेंगे तो एक हैकर को बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको हैक करने के लिए, वो दूसरा बंदा देख लेगा, आप बच जाएंगे। जैसे देखिए, इसको समझने के लिए मैं बढ़िया चीज आपको बोलता हूँ। देखिए, क्रिप्टोग्राफी एक टॉपिक है हमारे साइबर सिक्योरिटी फील्ड में। क्रिप्टोग्राफी लॉन्च हुआ क्यों? अब सोचिए, वो साइंटिस्ट ऐसे सोचे क्यों क्रिप्टोग्राफी एक सब्जेक्ट क्यों लाएंगे? क्योंकि उनको ये पता चला कि हैकर जब हैक करेंगे डाटाबेस में या कहीं पर भी हैक करेंगे, वो डेटा ले जा रहे हैं। यदि वो डेटा को एनक्रिप्ट कर ले, तो हैकिंग करने के बाद भी वो डेटा ही उनको समझ में नहीं आएगा ये है क्या, क्योंकि उनको ये पता चला कि वो कुछ भी कर ले, हैकर उसको हैक कर ही लेगा।
इसीलिए वो क्रिप्टोग्राफी लाए। क्रिप्टोग्राफी में बहुत सारे AES, RSA, डिफरेंट डिफरेंट एनक्रिप्शन मेथोडोलॉजी है। वो मेथोडोलॉजी से डिफरेंट डिफरेंट एनक्रिप्शन बनते हैं। जैसे कोई PHP या कोई MySQL का डाटाबेस यूज करता है, उसके अंदर MD5 जो 32 बिट्स का डाटा होता है, तो उसको इजीली डिक्रिप्ट किया जा सकता है। उसी तरह सा है, उसी तरह बहुत सारे एनक्रिप्शन हैं जिसको हैकर डिक्रिप्ट करते हैं। तो साइंटिस्ट और भी आगे देखे कि और क्या कर सकते हैं, तो RSA निकला। जैसे आपका एंड टू एंड एनक्रिप्शन निकला, जिसमें एक हम यूज करते हैं सिग्नल प्रोटोकॉल यूज करते हैं, जिसको एंड टू एंड एनक्रिप्शन के लिए यूज किया जाता है। उसी तरह RSA एनक्रिप्शन निकला, सॉल्टेड हैश निकला। तो ये सब टेक्नोलॉजी यूज करके आपका डाटा एनक्रिप्ट हुआ। तो उनको ये पता था कि हैकर कभी ना कभी हैक तो कर ही लेगा, बट ये डाटा को डिक्रिप्ट करने के लिए उसको बहुत टाइम लगेगा। इसीलिए जब आप पासवर्ड देते हैं, वो आपको बोलता है पासवर्ड आप ना मिनिमम 10 डिजिट का पासवर्ड दीजिए। ये वेरी स्ट्रॉन्ग नहीं है पासवर्ड, आपको दिखाता है ना रेड कलर ग्रीन कलर, इसलिए दिखाता है कि हैकर एक वो टेक्निक यूज करता है, उसको हम ब्रूट फोर्सिंग अटैक बोलते हैं। कोई कोई उसको डिक्शनरी अटैक भी बोलते हैं। वो अटैक होता क्या है कि आप जो भी पासवर्ड दिए हैं, यदि वो 6 डिजिट का हो या 8 डिजिट का हो और नॉर्मल कैरेक्टर में, नॉर्मल डिजिट में वो है, तो उसको इजीली डिक्शनरी से निकाल के ब्रूट फोर्स करके वो निकाल देगा टूल। बहुत सारे ऐसे टूल्स भी हैं। बट यदि आप स्पेशल कीवर्ड्स यूज किए हैं, उसमें आप कैपिटलाइजेशन यूज किए हैं, नॉर्मलाइजेशन यूज किए हैं, मतलब न्यूमेरिक यूज किए हैं, स्पेशल अल्फाबेट्स यूज किए हैं, तो हैकर उसको डिक्रिप्ट करने के लिए थोड़ा टाइम ज्यादा ब्रूट फोर्स करने के लिए बहुत टाइम लगेगा। तो इतना टाइम हैकर के पास है ही नहीं कि उसके पीछे वो टाइम बर्बाद करे, इसीलिए वो उसके पीछे टाइम देगा ही नहीं, तो आप सिक्योर हो जाओगे। इसीलिए आपको बैंक या कोई प्लेटफॉर्म बोला जाता है कि इतना डिजिट का पासवर्ड दीजिए। तो ये हर एक चीज को हमको लाइफ में एक बेसिक प्रैक्टिसेस के हिसाब से यूज करना चाहिए। और देखिए, हम आप किसी को भी पूछिए, फोन में 30% यूज केस, 30% टेक्नोलॉजी फंक्शनैलिटी लोगों को पता नहीं है। हर एक फोन में एक, जब आप कुछ सर्विस सेंटर में देते हैं फोन, उसमें एक रिपेयर मोड होता है। वो रिपेयर मोड कभी एनेबल करके ही लोग नहीं देते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं। अभी जब आप फोन दे दिए, वो जो हम तो लोकल मार्केट्स में दे आते हैं, नॉर्मल शॉप्स पे भी दे आते हैं, कई बार एप्पल स्टोर नहीं जाते कि वो महंगा है, या एंड्रॉइड स्टोर्स भी नहीं जाते, अपनी जो लोकल मार्केट शॉप्स है उन्हीं को दे देते हैं। परफेक्ट। अभी उसमें वो आपको मांगता है पिन दे दीजिए, नहीं तो वो ठीक नहीं कर पाएगा। पिन दे दिए, उसके अंदर कितना डाटा है आपका, वो यदि कॉपी करके। रिपेयर मोड कहाँ पे होता है? सेटिंग्स के अंदर होते हैं। अच्छा। एंड्रॉइड में भी होते हैं, आईफोन में भी होते हैं। तो अभी उसको एनेबल कर लीजिए, तो उसमें होता क्या है, जितना डाटा एक रिपेयर होने के टाइम उसको चाहिए, सर्विस स्टेशन को चाहिए, उतना ही डाटा उसको शो होगा। आपका डाटा वो चेक नहीं कर पाएगा, उसको पासवर्ड देना पड़ेगा, और नॉर्मल पिन से उतना ही डाटा वो चेक कर सकता है। तो वो एनेबल करने से बहुत से रह सकते हैं। तो ऐसे करके बहुत सारे अदर कंपोनेंट्स हैं कि हर किसी को हमारे डे टू डे प्रैक्टिसेस में और यूजेबिलिटी में यूज करना जरूरी है। अदरवाइज कब हैकर हैक करेगा वो हमको भी नहीं पता। आपने ना मेंशन किया था अभी बहुत बारी कि सारा डेटा डार्क वेब में जाई जा रहा है, लोगों को पता ही नहीं है। तो ये जो डार्क वेब है और जो हैकिंग का रिलेशन है, वो क्या है, एंड व्हाट एग्जैक्टली इज डार्क वेब? देखिए, वेरी सिंपल। पहले आप सोचिए, ये पूरा वर्ल्ड है, इसके अंदर सरफेस वेब है जो आपको सब दिख रहा है। जैसे गूगल में आप कुछ भी सर्च करते हैं, जो आपको दिखता है वो सब सरफेस वेब बोला जाता है। उसके बाद है डीप वेब, जैसे आपका पासवर्ड हो गया, कोई कंपनी के पास कुछ डेटा हो गया, वो आपको नहीं दिखते, वो बस उसी कंपनी का डाटाबेस में है, वो डीप वेब है। डार्क वेब क्या है? जो ये सब में इसके अलावा और जो जो चीजें हैं वो सब डार्क वेब में। क्या चीजें वो? उसमें देखिए, जैसे आपका मैंने जो भी डिटेल्स बताया अभी, वो सब डार्क वेब में ऑलरेडी लीक्ड है। मैंने बस क्या किया, हमारे टूल्स में आपका ईमेल आईडी दिया और मैंने पूछा कि ये ईमेल आईडी आज तक क्या क्या डाटा लीक्स किया है। तो वो डार्क वेब से सारा डाटा निकाल के मैंने आपको दिखाया कि आपने ये चीज़ें यूज़ किए थे, आपका ये एड्रेस है, आपका ये डेट ऑफ बर्थ है, आपका पासवर्ड, ये सारा चीज़ वहाँ पे था। अभी डार्क वेब में होता क्या है, यहाँ पे एक TOR, द ऑनियन राउटिंग, ये एक
पूरा फॉर्मूला है और फ्रेमवर्क है, वो फ्रेमवर्क ओपन सोर्स है जिसके थ्रू डार्क वेब को कनेक्ट करके द ऑनियन राउटिंग के थ्रू द ऑनियन डोमेन को कनेक्ट किया जाता है। जैसे आप .com एक डोमेन है, .in एक डोमेन है, उसको आप कनेक्ट करते हैं ब्राउजर के थ्रू। तो टॉर नेटवर्क में टॉर एक बंडल है, उसको आप यूज करके टॉर ब्राउजर यूज करेंगे, उसमें .onion हम यूज पर्सनली हम भी कर सकते हैं, मतलब कोई भी कर ऑनलाइन सकता है, जाके कोई भी कर इसको सकता कर है। सकते हैं। ओके, आप टॉर सर्च करिए, टॉर का एक बंडल होगा, वो टॉर को आप डाउनलोड करिए। टॉर डाउनलोड करने के बाद वहां पे बहुत सारे लिंक्स, आपको एनक्रिप्टेड लिंक्स होते हैं जिसका जो एक्सटेंशन होता है वो .onion होता है। ओके, जैसे .com है उस तरह .onion होता है। उसको आप एक्सेस करेंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा। अभी आप बोलेंगे डार्क वेब में ये डेटा ये एक लिंक पे कैसे आया, और ये नॉर्मल सरफेस वेब से कैसे अलग है? डार्क वेब में कैसे किया? आप देखिए, सरफेस वेब में जो भी सर्वर्स हैं, जो भी नेटवर्क्स हैं, जो भी डोमेन है, ये सब क्या होता है, इसमें जो भी डाटा डाला जाता है वो एक सर्वर में डाला जाता है। टॉर में जो डोमेन्स हैं वो एनक्रिप्टेड लिंक एक जनरेट करते हैं, वो आपके लोकल सर्वर, मतलब आपके सिस्टम में एक लोकल सर्वर क्रिएट करके एक आईडी बना लेता है। वो आईडी एक एनक्रिप्टेड आईडी होता है, वो आईडी आपके सिस्टम से कनेक्टेड होता है। आपके सिस्टम के टॉर बंडल के अंदर वो डाटा जब तक रहेगा, कोई भी दुनिया का पर्सन उसको वो लिंक के थ्रू कनेक्ट कर सकता है। ये है टॉर का मॉडल। जैसे टॉरेंट काम करता था, एक ओवरले नेटवर्क यूज करता था, उसी तरह टॉर भी काम करता है। अभी आपके सिस्टम में सपोज आप चाहते हैं किसी के साथ कम्युनिकेट करेंगे बाहर के कंट्री से, जैसे लोग टॉर और डार्क वेब क्यों यूज करते हैं, जैसे वहाँ पे स्मगलिंग होता है, कहा जाता है वहाँ पे डेड बॉडीज भी मिल जाती हैं, सब मिलते हैं, मतलब वहाँ पे ऐसे ऐसे चीज होता है हम बोल भी नहीं सकते। किसी का भी एमएमएस वहीं पे वायरल होता है, किसी का भी जो न्यूड पिक्चर्स कुछ भी ओरिजिनल जो लीक्ड होते हैं वो वहीं पे बेचा जाता है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सब वहाँ पे सेल्स होते हैं। $5 दीजिए सीसी शॉप से क्रेडिट कार्ड खरीदिए। अच्छा, आपका भी डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड वहाँ पे लीक हो सकता है। वो $5 $10 नॉन वीवीबी वीवीबी अमेरिकन एक्सप्रेस कोई भी क्रेडिट कार्ड हो, वहाँ पे पैसा दीजिए क्रिप्टो करेंसी में और वो आपको मिल जाएगा। उसको स्कैमर हैकर से खरीदते हैं। तो हैकर क्या करते हैं, पहले हैक करते हैं, वो डाटाबेस को वो डार्क वेब में सेल करते हैं मार्केट प्लेस में। वहां पे स्कैमर उसको क्रिप्टो करेंसी से खरीदते हैं, क्योंकि उनको वो डाटा चाहिए होता है। वो डाटा उनको मिलने के बाद वो जैसे कॉल्स, टोल फ्री नंबर से कॉल हो गया, नॉर्मल फेक नंबर से कॉल हो गया, ये सब चीज किया जाता है। तो स्कैमर ये सब डाटा वहीं से लेते हैं। अभी जो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का डिटेल्स है वो कार्डर्स बोलते हैं, कार्डर्स वो सब डाटा वहीं से खरीदते हैं, हैकर नॉर्मली हैक करते हैं। तो ये तीनों मतलब अलग ये हैं। क्या चीज है कि मतलब हमारा सारा डेटा जा ही जा रहा है। मतलब हमारे तो इसे समझ के ही बाहर हो रहा है, मतलब इतना कुछ आपसे सीखने को मिल रहा है अभी, और आई एम श्योर जो हमारे दर्शक हैं उनको भी समझ आ रहा होगा। तो हम इन चीज़ों को बैन गवर्नमेंट कैसे नहीं लगा पा रही? कहा जाता है यूएस पत्ता नहीं हिलता, चाहे वो कोई सिस्टम हो। तो ये चीज़ें क्यों नहीं रुक रही हैं? क्यों? क्योंकि ये कमर्शियली इन्वॉल्व हैं, कहीं ना कहीं पैसा गवर्नमेंट्स को भी जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। हाँ, क्योंकि गवर्नमेंट कभी चाहेगा ही नहीं इतना डाटा लीक हो। जैसे इंडिया ने 2023 में एक लॉ पास किया जिसको डीपीडीपी, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट लॉन्च किया। 2023 में लॉन्च हुआ। 2025 में इसका न्यू फ्रेमवर्क मॉडल आया। जैसे आपका डेटा यदि हैक हो जाता है या ब्रीच हो जाता है, तब आप किसके पास जाते हो? पुलिस के पास जाते हो। बट वो डाटा लीक हुआ कहाँ से? सपोज एक्स कंपनी का डाटा लीक हो गया, उसका जिम्मेवार वही तो एक्स कंपनी है, क्योंकि वो साइबर सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन किया नहीं है, जिसके वजह से आपका डाटा लीक हुआ। उसके बाद ही आपके साथ स्कैम हो रहा है। तो डीपीडीपी लॉ के अनुसार 250 करोड़ तक फाइन उस कंपनी के ऊपर लागू होगा यदि वो डाटा प्राइवेसी और डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन को अच्छे से कंप्लायंट नहीं होगा। तो ये लॉ में 1 ईयर 12 मंथ टू 18 मंथ का टाइम लाइन दिया गया है। इस टाइम लाइन में कंपनी को उसका सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस करना जरूरी है, क्योंकि डाटा लीक
छोटे कंपनी में भी हो सकते हैं, बड़े में भी हो सकते हैं। बिल्कुल। अभी बहुत सारे स्टार्टअप्स जो हैं, छोटे कंपनीज हैं, वो बोलते हैं देखिए हमारे पास बजट ही नहीं है साइबर सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट करने के लिए, और हमारे पास क्या डेटा है वो हैक कौन करेगा, ऐसे सोचते हैं। मतलब एज अ पर्सनल अगर हम किसी एक सेल्स डिपार्टमेंट में हैं, कहीं भी वो डेटा होता है, हमें लगता है यार सब तो गूगल पे अवेलेबल है, कोई चोरी भी कर लेगा तो क्या फर्क पड़ता है, Right. बट उतना ही डेटा। आप सोचिए एक हॉस्पिटल, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हॉस्पिटल के पास क्या क्या डेटा है, आप कौन से डेट में गए थे, आपको कौन सा डिजीज हुआ है, कौन से बेड में गए थे, जब आपका ट्रांजैक्शन किए तो आप पीओएस मशीन में क्या ट्रांजैक्शन किए थे, कितना अमाउंट का ट्रांजैक्शन किए सब थे, है उनके पास, ब्लड ग्रुप क्या है, कौन सा है? आपके फैमिली मेंबर्स कौन कौन है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन थे, विजिटर्स कौन आए थे आपको मिलने के लिए, तो ये सब डिटेल्स हॉस्पिटल के पास है। अभी वो डेटा हैक हो गया, आप सोचिए एक हॉस्पिटल में कितने लोग आते हैं, ये डाटा को यूज करके एवरीडे थाउजेंड्स ऑफ पीपल गो नो। हाँ, और इस तरह का कोई भी एक ऑर्गन है, कोई एक ई कॉमर्स, सपोज आप नाइका यूज करते होंगे, बहुत सारे कॉस्मेटिक्स के लिए ऑनलाइन खरीदते हैं ई कॉमर्स से, वो ई कॉमर्स के पास आप फोन में इंस्टॉल है। ऐसे देखा जाए तो बहुत सारे परमिशन अलग भी यदि दे दिए होंगे, वो नॉर्मली एआई के थ्रू आप कौन से चीज में इंटरेस्टेड हो वो भी देख सकता है। आपका फोन हर एक चीज, जैसे आप तो आर्ट तो देखते होंगे कि नहीं अभी तो मतलब लिटरली मैंने ये तक नोट किया है कि अगर मैं बात ही कर रही हूँ कि हम कहीं ट्रिप प्लान कर लेते हैं, तो जब मैं वो मेक माई ट्रिप पे जाती हूँ, उस जगह के मेरे सिस्टम पे रेट्स ज्यादा आ रहे होते हैं, और कंपैरेटिवली अगर मैं अपने ऑफिस में बोल दूं चेक करने के लिए, उसमें कम आ रहे होते हैं। देखिए ये तो एक केस हुआ था, जैसे उबर और ओला ने जो आईफोन के यूजर थे उनको प्राइस अलग दिखाना, बिल्कुल, और एंड्रॉइड्स अलग, उनके भी कम, तो ये किस तरीके से बाय यूजिंग डाटा, बाय यूजिंग द डाटा ऑफ डिफरेंट पीपल विथ डिफरेंट कैटेगरी, वो क्या करते हैं, उनके ड्वेल टाइम चेक करते हैं। ड्वेल टाइम क्या होता है, आप कौन से चीज में ज्यादा टाइम दे रहे हो, जैसे आप कोई भी स्क्रॉल करते हैं, वो टेक्निक के अंदर आप जहाँ पे रुक जाते हो और ज्यादा टाइम देते हो, वो भी सोशल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन चेक करते हैं। और जो भी चीजें हम बात करें, फोन तो आपका सुन ही रहा है, जैसे मैं अभी आपका फोन को या मेरा फोन को है सिरी बोलता हूँ, वो डिटेक्ट करता है, जैसे अभी डिटेक्ट किया, दैट मीन्स मैं इतना जो बात कर रहा था उसको भी तो डिटेक्ट कर रहा था। जब मैंने यही बोला वो कैसे सुना, तो हम जो भी बात करते हैं हमारा माइक उसको एक्सेस करता है। और अगर हमारा फोन स्विच ऑफ हो तो कहा जाता है ना, जब वो मतलब बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती हैं तो फोन बाहर रखवा दिया जाता है या स्विच ऑफ करवा दिया जाता है, तो स्विच ऑफ करवाने का भी कोई फायदा होता है या नहीं होता? देखिए जैसे मैं बताऊं, फोन स्विच ऑफ होने के बाद भी IMEI से उसको ट्रैक भी किया जा सकता है, ट्रैक हो सकता है, आपको पता होगा, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी करते हैं। तो फोन स्विच ऑफ होने से बहुत सारे फंक्शनैलिटी वर्क नहीं करते, जैसे कैमरा वो ऑन नहीं हो सकते जी, बट और भी बहुत सारी चीजें हैं जो एक्सेसिबल होते हैं, जैसे यहाँ पे फोन है, हम लोग बहुत चीजें एक्सपेरिमेंट किए, फोन में अभी हम क्या बात कर रहे हैं वो भी हम रिमोटली सुन सकते हैं, अभी भी सुन सकते हैं ओके, यदि हैकर चाहे। अभी मेरा फोन का कैमरा एनेबल करके यहाँ पे क्या हो रहा है उसको भी देखा जा सकता है, ओके। तो ये सब कुछ फोन के थ्रू हो सकता है। नॉट ओनली फोन, आप एक ईवी गाड़ी चला रहे हैं, ईवी में जो सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है वो भी तो एक सॉफ्टवेयर से ही हो रहा है, उसमें भी बहुत सारे वल्नरेबिलिटीज हैं, उसको भी हैक किया जा सकता है। अभी ईवी गाड़ी में जो सॉफ्टवेयर यूज होता है उसी में तो सब डाटा है, क्योंकि वो जो चलता तो उसी से है, ज्यादा सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर कम है उसमें, अभी उसको भी हैक किया जा सकता है। और नॉर्मल कार्स में भी आपका जो लोकेशन सर्विसेज ऑन है, तो आपकी गाड़ी को ही पता है, मतलब आप लोकेशंस डालते हैं हम लोग, सो वो भी कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हो रहा है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, सब कुछ वो तो आप किसी का भी गूगल जीमेल खोलिए, उसमें आप गूगल मैप्स आपने मुझे बता ही दिया कि मैं कल कहाँ कहाँ गई थी लोकेशन हिस्ट्री में आप जाइए, कहाँ कहाँ आपका फोन गया है उससे आपको पता चल जाएगा, आप खुद ही चेक कर सकते हैं। तो देखिए फोन के पास आपका हर दिन का, आप थ्रू आउट द ईयर क्या कर रहे हैं वो सबका डेटा है, और उसको एनालाइज करके आपको आर्ट्स दिखाने से शुरू होके आपको क्या पसंद है क्या नापसंद है वो सब जानता है, उसी हिसाब से डाटा एनालाइज करके आपको आउटपुट दिया जाता है, और उसी से लोग, आप सोचिए अभी आई थिंक आज का ही न्यूज़ है, आंध्र प्रदेश दे बैंड सोशल मीडिया फॉर अंडर 13, सो ये एक अच्छा चीज है। हाँ, मैं इसको मानता हूँ कि जो मुझे खुद लगता है कि आने वाले टाइम पे थोड़ा सा बैन होना चाहिए कि एज ग्रुप के लिए, क्यों देखिए छोटे बच्चे को नहीं पता कि फोन में क्या क्या चीजें हैं, और आज के डेट में आप छोटे बच्चों को देखेंगे वो तो बिना फोन के खाना भी नहीं खाते, उनके मम्मी पापा वो तो वीडियो दिखा के खाना खिला रहे हैं। तो हमको ये एडिक्शन से दूर भी जाना है, क्योंकि फोन एक टेक्नोलॉजिकल
चीजें हैं जिसमें हमारा लाइफ तो सिंप्लीफाई हो रहा है, बट इससे बहुत सारे डिमेरिट्स भी हैं। डिमेरिट्स। और एक बार हैक हो गए तो आपका लाइफ का जो पूंजी है और लाइफ में जो भी चीजें आप कमाएंगे वो जीरो हो जाएगा जीरो विद इन ए हो जाएगा। सेकंड। अभी एक केस हुआ था जहाँ पे 3 डॉटर्स ने सुसाइड कर लिया था गाजियाबाद में। वो किस तरीके से वो गेम से हैक हो गए थे या क्या हुआ था? कैन यू एक्सप्लेन दैट? बिकॉज जो साइकोलॉजी है, हाँ। इतने छोटे बच्चों का सुसाइड करना, हम्म। वो क्या रीजंस रहे और वो किस तरीके से लोग हैक करते हैं? देखिए ये कि तो mind हैकिंग से नहीं play हुआ हुआ। था, हाँ। इट्स ऑल अबाउट एडिक्शन। आप देखिए, आप जब गेम खेलते हैं वो उसमें एक टास्क बेस्ड गेम था, कोरियन गेम। उसमें होता क्या है कि आपको एक टास्क मिलता रहता है कि ये टास्क था, उसके बाद ये कंप्लीट करिए, फिर ये टास्क आएगा। उससे क्या होता है, जो एडिक्टेड हो जाते हैं, जो लोनली फील करते हैं, वो उनके फोन को ही सब कुछ मान लेते हैं कि उन्हीं उसी के साथ वो टाइम स्पेंड करते हैं। वो टास्क जब कंप्लीट करते हैं उनको कुछ रिवॉर्ड मिलता जाता है, तो उनको लगता है यही लाइफ है। जब वो कंप्लीट करते करते जाते हैं, वहां पे एक सुसाइड का आ गया तो लोग कर भी लेते हैं। मतलब इतना शॉकिंग एक्सपीरियंस था। तो उसमें और भी बहुत सारे कंपोनेंट बाद में पता चला वो केस बट आपने में। भी मेंशन किया कि हम फोन से ही बात करने लग जाते हैं, जो चैट जीपीटी आ गया है, वो कितना सेफ है यूज करना? देखिए, एआई एआई रिवॉल्यूशन। टेक्नोलॉजी, चैट जीपीटी, मतलब ये कहीं ना कहीं हमारे माइंड के साथ तो प्ले कर ही रहा है, बट ये क्या चीजें हैं? देखिए, एआई का यूज केस तो बहुत ही ज्यादा है। एआई यूज करके आपका टेक्नोलॉजी को भी और सिंप्लीफाई किया जा सकता है। मतलब अभी जैसे चैट जीपीटी का बात क्या करूं, क्लॉड जो मोल्ट आपने बॉट mention जो किया। नया आया है, उसमें एंट्रोपिक जो कंपनी था, वो जब वेनेजुएला के ऊपर अटैक हुआ तो क्लॉड यूज किया था यूएसए ने कि उसका स्ट्रैटेजी बनाने के लिए कि कब क्या स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करना है वार में, जैसे वो जीत पाए। और इतना साइबर अटैक किया गया था वेनेजुएला के ऊपर, वो तुरंत उसका प्रेसिडेंट को लेके चले गए। तो आप सोचिए कि साइबर और उसका वारफेयर, ये सब एक क्लॉड बोल के एक एआई बट कर कहीं लिया। ना कहीं इंडिया, मतलब अगर हम अभी बात करें, क्योंकि जिस तरीके से वॉर चल रहा है, इंडिया भी थ्रेटन है, और इंटरनेट जो स्लीपर सेल्स काम करते हैं, हमारी इंफॉर्मेशन इतनी लीक हो जाती है, तो जो इंडिया है वो किस तरीके से साइबर लॉ को इन्फोर्स कर रही है और हम इस चीज से सेफ रहें? देखिए, गवर्नमेंट के जो इम्प्लीमेंटेशन प्रैक्टिसेस हैं वो तो एसओपीज आ ही रहे हैं। 13 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है, जो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो बहुत सारे एसओपीज ला रहे हैं। वो बोल रहे हैं कंपनीज को कि ब्रीच नोटिफिकेशन बढ़ाने के लिए, कंपनी को डीपीडीपी कंप्लायंट करने के लिए, तो गवर्नमेंट उसका काम कर रहा है। बट एंटरप्राइज को, जिनको सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस एनेबल करने से उनका यूजर सेफगार्ड रह सकते हैं, उनको भी आगे आना चाहिए। यूजर्स को, उनको भी चाहिए कि हम कैसे सिक्योर रहें। कुछ जो, जैसे आप घर बनाते हैं, कुछ नया चीज खरीदते हैं, उसको यूज करने से पहले आप 2 चीजें यूजर गाइड पढ़ते हैं। सेम हम, हमारा डिजिटल फुटप्रिंट, हमारा डिजिटल आइडेंटिटी आज की डेट में सब है। अभी उसको यूज करने से पहले हम जो चीजें जानना चाहिए उसको क्यों नहीं पढ़ते? तो उसको भी जानना जरूरी है। कुछ टाइम उसमें दीजिए, खुद को सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाइए कि क्या करने से हम सेफ रह सकें। इंडिया प्रोस्पेक्टिव में बहुत सारे वल्नरेबिलिटी लाकुना है। जैसे हम नॉर्मल चीजें बात किए कि चाइनीज फोन हम यूज करते हैं और डेटा यूएसए को सेंड कर रहे हैं। आप एआई का बात बोले, एआई ओनली कैन एक्ट एज एआई व्हाइल दे कैन प्रोसेस द ह्यूज नंबर ऑफ डेटा। चाइना का डेटा चाइनीज में है और वो फेसबुक, इंस्टाग्राम ऐसे भी यूज नहीं करते। यूज नहीं, वो तो व्हाट्सएप पे भी नहीं होते। नहीं दोज है। पीपल हु हैज बिजनेस इन चाइना, Correct. वो उनको वो कहते हैं वी आर नॉट ऑन व्हाट्सएप, आप हमारे से वो WeChat पे बात करें। तो उनके डेटा पब्लिकली अवेलेबल है ही नहीं जिसका डाटा एनालाइज किया जा सकता है। दे हैव आल्सो ह्यूज पॉपुलेशन। इंडिया का डेटा हर किसी के पास है। अभी इतना डेटा को तो प्रोसेस हमारे को तो करके, बहुत ज्यादा बड़ा साइबर थ्रेट है हमारी कंट्री Obviously. को। आप देखिए, पेजर अटैक हुआ, इजराइल ने करवाया था। आप सोचिए, पेजर में यदि बॉम्ब फिट किया जा सकता है, ये फोन एक बॉम्ब नहीं हो सकता? यदि यूएसए का एप्लीकेशन इसमें है और चाइनीज मेड फोन हम यूज कर रहे हैं, तो ये फोन एक बॉम्ब बनाने के लिए कितना टाइम लगेगा? तो हमको हर एक कॉर्नर से सिक्योर रहना जरूरी है। गवर्नमेंट, दे आर प्रिपेयरिंग, देन थिंकिंग अहेड ऑफ द लाइक टेक्नोलॉजी की और क्या अच्छा किया जा सकता है। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, वो सब कैंपेन भी इंडिया चला रहा है, वो एक अलग प्रैक्टिसेस है। बट ये जो यूज केस है, इसको भी
लागू करना जरूरी है। जैसे 13 इयर्स बिलो अभी नया नया ट्रेंड शुरू हुआ, हाँ आंध्र प्रदेश ने आज ही किया है। लॉन्च तो ये ऐसा चीजें हर दिन होना चाहिए। रशिया ने बैन करवा दिया सोशल मीडिया अभी रिसेंटली। बहुत सारे ऑस्ट्रेलिया में भी दे हैव अडॉप्टेड कि बिलो 13 उनका सोशल मीडिया यूज नहीं कर सकते। और हर एक फोन पे पेरेंटल कंट्रोल भी होता है। आप इंस्टाग्राम में जाइए, उसमें पेरेंटल कंट्रोल है, अच्छा बट कौन यूज करता है? किसी को पता ही नहीं है, किसी को आप लोगों पता ही को नहीं। वो फोन में वो पेरेंटल कंट्रोल भी है, कोई Okay. यूज ही नहीं करता। हम्म, तो आप देखेंगे जो यूज केस है वही हमको नहीं पता है। हम्म, तो वो अच्छे से यदि मालूम पड़ेगा देन हम रियल हैकिंग के थ्रू आ सकते हैं। क्योंकि आज जो ट्रेंड है, जो टॉपिक डिस्कस किया जाता है, वो सब अवेयरनेस के ऊपर है। राइट रियल हैकिंग के ऊपर कोई बात ही नहीं करता। सही बात। जैसे मैंने आपको दिखाया कि आपका ये सब पासवर्ड है, हम्म, इसके ऊपर हम बात ही नहीं कर पाए कि ये डाटा लीक हुआ कैसे। अभी ऐसे कैसे तो मेरी मोबीक्विक का सारी डाटा आ गया, इंफॉर्मेशन, हाँ ऐसे कैसे? आप सोचिए कोई एक यूजर का पासवर्ड कैसे आ गया, जो इतना मुश्किल से वो एक सोच के रखा था, ब्लॉक के बना। वो कैसे आ गया? क्योंकि उसमें बहुत सारे वल्नरेबिलिटीज थे जिसको वो हैक करके वो डाटाबेस को हैक कर पाया, इसके वजह से आ गया। अभी हैकिंग फील्ड में एक 0 डे अटैक भी होता है। क्या होता है? 0 डे अटैक। 0 डे अटैक। 0 डे अटैक। ओके। 0 डे अटैक क्या होता है? इट्स एक्सप्लॉयटेशन टेक्निक्स जो प्योरली न्यू होता है, जो कंपनी को भी पता नहीं होता। ओके। जैसे आपका घर में कुछ ऐसे फ्लोज हैं जो आपको भी नहीं पता और किसी को भी मालूम नहीं था, उसके थ्रू आपका घर में वो चोर आके हैक कर ले। तो 0 डे अटैक हर दिन निकलते भी हैं, निकल रहा है। तो उसको तो बंद ही नहीं कर सकते। और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। एआई आए, क्वांटम कंप्यूटिंग भी आ गया। क्वांटम कंप्यूटर, ओ गॉड, मैं इसके बारे में पढ़ रही थी, मेरे तो सब ऊपर से चला गया। आप मुझे बताओ कि क्वांटम कंप्यूटर क्या है, व्हाट्स द फ्यूचर? देखिए, जैसे आज का जो इरा है डेटा, एआई और ये सब के ऊपर है। जब क्वांटम कंप्यूटर्स आ जाएगा ना, उसके पास इतने डेटा और प्रोसेसेस के पावर होंगे, वो आरएसए एनक्रिप्शन को भी डिक्रिप्ट कर RSA लेगा। encryption आरएसए क्या जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारे एनक्रिप्शंस होते हैं। आरएसए आल्सो वेरी एडवांस्ड एनक्रिप्शन सिस्टम। ओके। बाय यूजिंग क्वांटम कंप्यूटर्स आरएसए एनक्रिप्शन को भी ब्रेक किया जा सकता है। तो अनदर रोबोट्स होने वाले हैं। मतलब आप सोचिए आज के डेट में बाय यूजिंग एआई रोबोट्स बना रहे हैं। रोबोट। जैसे क्लॉड बॉट आया, क्लॉड बॉट में यू कैन गिव एनीथिंग कि आपका व्हाट्सएप में जो मैसेज आया उसको क्या रिप्लाई देना चाहिए। दे विल एनालाइज एवरीथिंग अबाउट यू और उसी हिसाब से वो रिप्लाई भी दे देंगे। मेल का रिप्लाई खुद को देना ही नहीं, ऑटोमेशन हो जाएगा। राइट। आप आपके डे टू डे लाइफ में आपको टेक्नोलॉजी कैसे यूज करना है, एंथ्रोपिक का क्लाउड यूज करिए, वो यूज कर लेगा। मतलब चैट जीपीटी का इतना बड़ा जो मास यूजर्स थे वो सब अभी क्लाउड यूज करने लगे हैं। चैट जीपीटी का सब्सक्रिप्शन डाउन हो गया है। अच्छा, तो उसमें क्या बेनिफिट्स हैं उसके ज्यादा? क्लाउड में क्या है कि बहुत सारे न्यू कंपोनेंट्स आ गए कि आपका टेक्नोलॉजी फील्ड में जो डेवलपर्स थे उनका कोड को ऑटोमेशन तरीके से बना सकते हैं बाय यूजिंग क्लाउड नेटवर्क। सिक्योरिटी इंजीनियर्स उनके बग बाउंटी या टेस्टिंग के दौरान क्लाउड यूज कर सकते हैं, जो सब चैट जीपीटी में था ही नहीं। आपके पूरा ऑटोमेशन किसी के साथ, ईआरपी के साथ, आपके सिस्टम के साथ, फोन के साथ क्लाउड नेटवर्क को इंटीग्रेट करेंगे। क्लाउड आपको बताएगा कि क्या इसमें एक्सप्लोर हो सकता है और उसको ऑटोमेशन भी कैसे करना है। तो इसका यूज केस बहुत जल्दी बढ़ गया। हाँ, बट काफी लोगों तक अभी तक इसकी नॉलेज नहीं है। लोगों को मे बी चैट जीपीटी इजी लग रहा है इस वजह से। देखिए, चैट जीपीटी क्योंकि ओपन एआई इनिशियली मार्केट में आया था जब और कोई था नहीं और बूम हुआ, उसके बाद जेमिनाई भी लोग यूज किए बिकॉज ऑफ बनाना ट्रेंड बहुत वायरल हुआ, इसके वजह से लोग उसमें चले गए। डीप सीक भी कुछ कुछ यूज करते हैं, बट देखिए चैट जीपीटी का यूजर बेस है क्योंकि लोगों को इजी लगा। बट क्लाउड थोड़ा टेक्निकल ओरिएंटेड है, जो टेक्नोलॉजी फील्ड से बिलोंग करते हैं वो थोड़ा ज्यादा यूज कर रहे हैं। जो क्लाउड है वो ज्यादा लोग वही यूज कर रहे हैं। और चैट जीपीटी का भी आप देखेंगे जो यूजर बेस ज्यादा थे वो फ्री यूजर्स थे। हाँ, वो सब्सक्रिप्शन नहीं देते थे। तो जो सब्सक्रिप्शन चैट जीपीटी में जाता था वो सब अभी क्लाउड में चले गए, क्योंकि वो रियल टेक्नोलॉजी को बिलोंग करते थे और उनको समझ में आता है, इसीलिए वो क्लाउड में चले गए। और फ्री वाले तो चैट जीपीटी में वो तो चलते ही रहेंगे। सो दीपक जी, आप ये कहना चाह रहे हैं जो क्लाउड है वो टेक्निकली बेटर है चैट जीपीटी से, राइट?
करेक्ट। ओके, सो दिस क्वेश्चन याद रखना, उससे पहले लेना है, ठीक है। अगर अब हम बात करें यूएस इजराइल वर्सेस ईरान जो फाइट हाँ, चल हाँ। रही है अभी राइट नाउ, कहा जाता है कि बैटल फील्ड से ज़्यादा अभी जो हमारी वॉर है वो साइबर वॉर में कन्वर्ट हो चुकी है, कि मिसाइल्स को भी हाईजैक कर लिया जाता है, सारे सिस्टम को हाईजैक कर लिया जाता है। वो किस तरीके से होता है? देखिए, इससे पहले वेनेजुएला अटैक में साइबर अटैक से पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन, पूरा जो उनका अटैक सरफेस था उसको किया गया था। अभी जो अली खेमनी थे उनको असैसिनेशन कि हो वो गया, उनका तो उनका जो पूरा मॉडस ऑपरेंडी बनाया गया था, इजरायली इंटेलिजेंस ने सीसीटीवी कैमरा जो उनके हर जगह पे लगाया गया था ईरान में, उसको हैक कर लिया था। ओके। कहाँ पे उनके बॉडीगार्ड्स आते थे, कहाँ पार्किंग करते थे, कहाँ जाते थे, और कौन से रूट में वो जाते थे, उनका फोन का बिहेवियर, ये सब ऑलरेडी हैक्ड था। ओके। और उसके वजह से ही उनको पिन पॉइंटेड कौन से लोकेशन में थे, तब जाके मिसाइल कनेक्ट किया गया और उनका डेथ और किलिंग किया गया। अभी आप देखेंगे एक मडी वाटर, वो एक ग्रुप है, सीड वॉर्म भी बोला जाता है वो ग्रुप, ईरान का ही एपिटिक ग्रुप से। एपिटिक ग्रुप मीन्स एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट। वो एक इजराइल के ऊपर और यूएस के ऊपर अटैक करने के लिए ईरान के वो एक एपिटिक ग्रुप्स है। वो स्टेट स्पॉन्सर्ड है, जिसको हम MOIS बोलते हैं, मतलब ईरान के ही इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी टीम उसको सपोर्ट करते हैं। तो वो जो यूएस के जो कंपनीज हैं, बैंक्स हैं, इसके ऊपर टारगेट कर रहा है हैक करने के लिए। इजराइल के जो कंपनीज हैं, बैंक्स हैं, उसको टारगेट कर रहा है हैक करने के लिए, लेकिन वहाँ से डेटा मिलता है। डेटा से डायरेक्ट यूजर तक पहुंच सकते हैं, फोन तक पहुंच सकते हैं और उसको हैक कर सकते हैं। और वहां से एक बड़ा मॉडस ऑपरेंडी को अंजाम दिया जा सकता है। जैसे यूएई में डाटा सेंटर्स थे, डाटा सेंटर्स क्लाउड प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं उनके डेटा प्रोसेस करने के लिए। जब न्यूज में आया कि इजराइल और यूएस ने एआई का यूज कर रहे हैं, जैसे क्लाउड के साथ पार्टनरशिप हुआ, ओपन एआई के साथ पार्टनरशिप हुआ यूएस के साथ, तब ईरान ने यूएई के ऊपर जो डाटा सेंटर थे उसको भी तबाह कर दिया बॉम्बिंग करके, क्योंकि उनको शक था कि डाटा प्रोसेस तो ही लोग करते हैं। तब से सोचे कि वॉर में आज मिसाइल्स और ये सबसे ज्यादा साइबर का रोल है। साइबर का एक अलग ही महत्वपूर्ण विषय है वॉर जोन में काम करने वक्त। सेम वॉर में मिसाइल आपका बैटल फील्ड में जो एपिटिक ग्रुप्स बोल लें, जो बैंक नेटवर्क्स होते हैं, उसको भी हैक करके एक देश को घुटने में ले आ सकते हैं। जो न्यूक्लियर पावर सिस्टम है, न्यूक्लियर का जो OT, ICS, ये जो इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम जिसको बोला जाता है, इसको भी हैक किया जा सकता है। अभी देखिए, एक कंट्री का न्यूक्लियर वेपन वो कहाँ मैनेज होता है? न्यूक्लियर कंट्रोल सिस्टम के अंदर मैनेज होता है। अभी वो बहुत न्यूक्लियर, ज़्यादा सिक्योरिटी वो तो सबसे ज्यादा सिक्योर होना चाहिए। अभी न्यूक्लियर फैसिलिटी को कोई यदि हैक कर लिया तो क्या कुछ नहीं हो सकता। तो इंडिया में एक तो हाउ सेफ वी आर, मतलब इंडिया एज अ कंट्री, मतलब जब सारा डेटा ही हमारा लीक हो चुका है, वी आर सो ओपन टेक्नोलॉजी वाइज, और हम इतने ज़्यादा टेक्नोलॉजी में इतने ज़्यादा आगे नहीं हैं जो ऑलरेडी चाइना और यूएस है, हम कितने सेफ हैं? देखिए, मुझे लगता है इंडिया को बहुत काम करना जरूरी है इंडिजीनियस प्रोडक्ट खुद का डेवलप करने के लिए। जैसे आप देखिए, चाइना में दे हैव देयर वन ऑपरेटिंग सिस्टम, वो उनका खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं। बट इंडिया में हम देखिए विंडोज यूज करते हैं जो यूएसए मेड है। कोई भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम फोन का ले लीजिए, वो भी यूएसए मेड है। तो हम इंडिया में ये सोचना चाहिए हमारा खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे हो। हमारा डाटा लोकलाइजेशन एक ऑडिट होता है, वो ऑडिट के अंदर गवर्नमेंट ट्राई कर रहा है कि AWS हो या कोई भी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, डाटा इंडिया में ही रहे। दैट्स अ गुड पॉइंट। बट व्हाई नॉट आवर ऑर्गेनाइजेशन? जैसे जब यूएस के साथ हमारा थोड़ा लफड़ा चला, तब आप देखेंगे जोहो को प्रमोट किया गया, तो जोहो मेल खुद मिनिस्टर और ये सब यूज करने लगे। तो ओनली व्हेन जब हमारा कुछ दिक्कत हो रहे हैं उस टाइम पे क्यों?
ये हमारा जनरल डे टू डे प्रैक्टिस में क्यों नहीं आ रहा है? हम ऐसे क्यों नहीं सोच रहे कि हमको ये चीज़ मैंडेटरी करना है, हमारा खुद का प्रोडक्ट बनाना है, हमारा खुद का इंडिजिनियस सॉफ्टवेयर बनाना है। ये चीज़ हम एक पॉलिसी मेकिंग में लाना जरूरी है। ये करने के बाद ही हम एक नया भारत और न्यू इंडिया का गठन कर सकते हैं विथ सिक्योरिटी एंड विथ प्रॉस्पेरिटी। क्योंकि जब तक डेटा ऑलरेडी हैक्ड है, जब तक डेटा ऑलरेडी लीक्ड है, तब आप क्या कर सकते हैं? सिक्योरिटी के लिए ओटीपी सही है, फोन भी सेफगार्ड सही है, कंपनीज का गवर्नेंस करना भी सही है, बट गवर्नमेंट को एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी के अंदर स्ट्रिक्ट लॉज को इम्प्लीमेंट करना भी बहुत सही है। जैसे देखिए, पॉलिसी मेकिंग तो ऐसे ही होते रहते हैं, बट आप देखिए इंडिया में कुछ केसेस हो गए, जैसे किसी का पैसा चला गया साइबर क्राइम में, वो पुलिस के चक्कर ही काटते रहता है, उसका पैसा मिलता ही नहीं मिलता। बट गवर्नमेंट ने उसके भी कुछ न्यू रेगुलेशन लाए, नया एसओपी लाया, उसको एक CF RMS बोल के होम मिनिस्ट्री ने एक एसओपी बनाया कि सेंट्रलाइज तरीके से कैसे पुलिस और बैंक्स काम कर पाए। जैसे एक रिपोर्ट हुआ NCRP के अंडर cybercrime.gov.in के अंदर, जैसे वो रिपोर्ट होने के बाद सेंट्रलाइज तरीके से पुलिस और ये बैंक्स उसका पैसा रिफंड कर पाए। मैडम, पैसे रिफंड की बात करें, मैं आपकी बात को रोकूंगी। जब हम मेरे को आई रिमेम्बर जब चंद्रयान 2 लॉन्च हो रहा था, ठीक है, तब भी उसको हैक करने का एक अटेम्प्ट किया गया था। तो क्या ऐसे स्पेस मिशन में भी साइबर अटैक हो सकता था? होते हैं। आप पूरा केस स्टडी जो पहले आप देखिए, कोवैक्सीन, कोविड एक बहुत इम्पोर्टेंट दौर था, आप हर कोई इसको महसूस भी किया था। कोई भी कंपनी जब वैक्सीन जनरेट कर रहा था, उनके पास वो जो थ्योरी और जो उसके एक्सपेरिमेंट्स रहते हैं, वो कहाँ पे रहते हैं? उसके सिस्टम में रहते हैं। तो उसको भी तो हैकिंग अटेम्प्ट होता होगा। जब चंद्रयान का बात की, DRDO हो गया, कोई भी एक जो सैटेलाइट मिशन में काम किया जाता है, वो तो सीक्रेट रहता है हर एक कंट्री का। अभी क्यों नहीं चाहेगा और एक कंट्री आपका जो सोल्यूशंस है, आपका जो एक्सपेरिमेंट है, रिसर्च है, उसको हैक करके खुद इम्प्लीमेंट करने क्यों नहीं चाहेगा? जैसे आज जो कन्फ्लिक्ट हुआ ईरान, इजराइल और USA का, वो कन्फ्लिक्ट तो न्यूक्लियर से वेपन से ही शुरू हुआ, क्योंकि US इजराइल ये कभी नहीं चाहते ईरान एक न्यूक्लियर वेपन नेशन बने, वो बना रहा था। इसीलिए ये आज दौर हम देख रहे हैं, क्योंकि ये यदि न्यूक्लियर वेपन बना लिया तो एक उनके पास ऑयल है, वो सुपर पावर बन जाएंगे, ये नहीं चाहते। तो उसी के हिसाब से वी आर ऑलरेडी ए न्यूक्लियर कंट्री, वी हैव आवर ओन न्यूक्लियर वेपन, व्हाई नॉट वी हैव आवर ओन टेक्नोलॉजी, ओन इंडिजिनियस ऑपरेटिंग सिस्टम, ओन लाइक AI प्लेटफॉर्म, हम क्यों और किसी का यूज करें? मेरा यही पॉइंट है। और जैसे आप बोले कि चंद्रयान के टाइम हैकिंग अटेम्प्ट होता है, ये हर एक कोई भी इंडिया कुछ नया काम करता है, हमारे जो एनिमीज हैं वो तो ट्राई करेंगे उसको हैक करने के लिए। तो हर एक एंड पॉइंट से, वो नेटवर्क हो, वेबसाइट हो, एप्लीकेशन हो, मोबाइल हो, आपका ICS या SCADA OT प्लेटफॉर्म्स हो, या आपके इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसको सिक्योर करना, ये वो कंपनी का, वो डिपार्टमेंट का और वो स्टेक होल्डर्स का फर्स्ट प्रायोरिटी है, और करना भी चाहिए। ओके, इन चीज़ों को इतना डीप में समझना इट्स अ वेरी बिग चैलेंज, मतलब मेरे जैसे नॉर्मल इंसान के लिए। और जो आपने इन्फॉर्मेशन शेयर करी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे दर्शकों के लिए भी। बट 2-4 चीज़ें ऐसे एंड में मैं आपसे पूछना चाहूँगी। पहले मेरे को आप ये बताओ कि सबसे ज़्यादा आजकल आप इतना पढ़ लिख कर आगे, आप साइबर सिक्योरिटी एक एजेंसी भी चला रहे हैं, लेकिन मैं जब इंस्टा खोलती हूँ, फेसबुक खोलती हूँ ना, वो एड्स आ रही होती है कि 500 रुपये में ₹500 लर्न AI, आप AI मास्टर्स बन जाएंगे। और इस तरीके से अगर इन चीज़ों को इतना ईजिली अवेलेबल कर दिया तो हैकिंग भी बढ़ जाएगी। करेक्ट। और क्या ये कोर्सेज इतने वर्थ होते हैं? देखिए, चाइना ने एक बहुत ही अच्छा रेगुलेशन एक्ट लाया था कि जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो उनके फील्ड में सर्टिफाइड होने के बाद ही वो इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। चाइना लॉन्च दैट लॉ। इंडिया में आप देखिए, किसी को भी पकड़ लीजिए, वो एक इन्फ्लुएंसर है। हेल्थ के ऊपर ये बोल रहा है ये करिए, ये बोल रहा है वो उसका उल्टा करिए, और सक्सेस दोनों दिखा रहे हैं कि ये भी सक्सेसफुल है, वो भी सक्सेसफुल है। तो बिलीव किसको करें?
तो मोटा पतला, वेट लॉस, हाइट, आप कोई भी चीज ले लीजिए, एक चीज को 10 अलग अलग तरीके में वो सेल कर रहे हैं। तो इसमें जो नुकसान हो रहा है वो नॉर्मल जनता का हो रहा है। तो इसको पहले रोकने के लिए गवर्नमेंट को सेम तरह का रेगुलेशन लाना चाहिए कि जो भी इन्फ्लुएंसर्स हैं वो क्वालिफाइड होना जरूरी है। इन्फ्लुएंसर कोई भी बन सकता है, बट सर्टिफाइड एंड क्वालिफाइड हर कोई नहीं हो सकता। तो जो क्वालिफाइड है और सर्टिफाइड है वो ही आके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कुछ रेमेडीज हो या ट्रेनिंग्स हो या कुछ भी चीज़ है जो वो सेल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। फर्स्ट। सेकेंड, जनता को भी ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि जो सस्ते में मिलता है वो अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है। क्योंकि जो भी आज स्कैम होते हैं इंडिया में वो एक ट्रेंड की वजह से होते हैं। एक ट्रेंड ये है कम टाइम में ज्यादा पैसा कमाना, ये हर कोई सोचता है, इसीलिए स्कैम में पड़ जाते हैं। एक है जो हमको सेम होने का डर, फियर होता है कि मेरा कुछ पॉर्न कहीं वायरल हो गया, मेरा कुछ डिटेल्स कहीं लीक हो गया, तो इससे जब लोग डर जाते हैं तब हैक होते हैं। और एक चीज है सेम, जब कुछ डिटेल्स और कहीं पब्लिकली अवेलेबल हो जाए, जब ब्लैकमेलर्स डराते हैं, ये आपके फ्रेंड लिस्ट हैं जो पब्लिक में होते हैं, फेसबुक में जो लाइक करते हैं, जो कमेंट करते हैं, वो पब्लिकली दिखाया जाता है, वो उन्हीं को भेज देंगे बोलते हैं, तब आप डर जाते हो। तब ये सब चीज़ के वजह से ही आप स्कैम में फंसते हो। तो हम इसमें जाएंगे ही क्यों, फंसेंगे क्यों? तो मुझे लगता है हमारा यूथ को पहले जज करना चाहिए किसमें आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। लॉन्ग टाइम हो या शॉर्ट टाइम, पहले अच्छे से वैलिडेट करिए, वेरीफाई करिए, देन उसको यूज़ करिए। 500 रुपीज़ में यदि एआई मास्टर क्लास सीख के कोई एआई इंजीनियर बन जाता तो हर कोई इंजीनियर होता। इंडिया का 140 जो करोड़ के पॉपुलेशन, वो हर कोई एआई सीख जाते। तो हर एक का सिस्टमेटिक पैटर्न है। किसी ट्रेनर, जैसे फिजिकल वर्ल्ड में भी आप देखिए, कोई एक ट्रेनर का बहुत अच्छे स्टूडेंट भी होते हैं। तो आप जिस ट्रेनर से आप बेसिक से लेके एडवांस तक पढ़ पा रहे हो, समझ पा रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, आप उससे ले सकते हो। वो 500 रुपये में मिले, 1000 में मिले या 50,000 में मिले, हर किसी का वैल्यू वो खुद डिफाइन करते हैं। तो मैं उसमें कमेंट नहीं करूँगा, बट पहले वैलिडेट करिए कि वो इन्फ्लुएंसर सर्टिफाइड है कि नहीं। अभी देखिए साइबर सिक्योरिटी और मेरे फील्ड का, मेरे इंडस्ट्री का चीज़ के ऊपर कोई ऐसे आम नागरिक, कोई पुलिस से, कोई नॉर्मल सा लोग आके बोल तो सकते हैं ओटीपी शेयर मत करिए, लिंक में क्लिक मत करिए, बट यदि वो प्रोफेशनल नहीं है, वो सर्टिफाइड नहीं है, या वो सर्टिफाइड, हमारे फील्ड में तो बहुत से सर्टिफिकेशन होते हैं, जैसे CH है, CISA है, CIPP है, ECSA है, CPENT NPT है, बहुत सारे सर्टिफिकेशंस होते हैं। तो वो सब सर्टिफिकेशन अलग अलग चीज के लिए भी है। जैसे जो हैकिंग फॉरेंसिक्स के लिए है वो CHFI है, सर्टिफाइड हैकिंग फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर। अभी हर एक सर्टिफिकेशन अलग अलग चीज के लिए है। अभी कोई इंसान एक सर्टिफिकेट करके 10 तरह के काम कर ही नहीं सकता। तो जब भी आप किसी के पास जा रहे हैं, उसका सर्टिफिकेशन पूछिए, उसका क्वालिफिकेशन पूछिए, वो कौन है और उसका आइडेंटिटी क्या है, उसका वैलिडेशन क्या है, वो चीज़ के ऊपर जो इन्फ्लुएंसिंग कर रहा है वो आप वेरीफाई करिए। और मुझे लगता है गवर्नमेंट को भी ये चीज़, जैसे चाइना ने ऑलरेडी तो ये चीज़ लागू किया है, गवर्नमेंट को भी आगे आना चाहिए हमारे यूथ एंड पॉपुलेशन के लिए काम करने के लिए। आपने बार बार मेंशन किया कि आपका आईफोन मैं हैक कर सकता हूँ, मैं एंड्रॉयड भी हैक कर सकता हूँ, तो कोई तो ऐसी चीज़ होगी या कोई ऐसा फ़ोन होगा जो आप हैक नहीं कर सकते हो? देखिए ऐसा तो है नहीं, कोई भी फ़ोन हो सकता है, उसको हैक किया जा सकता है, क्योंकि वल्नरेबिलिटी सब में आते हैं। बट कुछ कुछ ऐसे फ़ोन्स हैं जो एनक्रिप्टेड फ़ोन्स हैं। अभी एनक्रिप्टेड फ़ोन्स हैं तो उसमें डेटा को चुराना थोड़ा मुश्किल होता है और डिक्रिप्ट करना भी मुश्किल होता है। तो ऐसे 3-4 फ़ोन अवेलेबल हैं मार्केट में। एक ब्लैक फ़ोन है जो पूरा एनक्रिप्टेड है, वो नॉर्मली इंडिया में अवेलेबल है नहीं, वो बाहर में ही लोग उसको यूज करते हैं। कहाँ पे मिलता है वो एनक्रिप्टेड फोन है, उसमें सारे डाटा वो एनक्रिप्टेड लेयर्स में स्टोर होते हैं, तो वो ब्लैक फोन बोला जाता है। और एक फोन है उसको, नहीं बट ये मिलेगा कहाँ से? अगर मुझे ब्लैक फोन चाहिए तो कहाँ से मिलेगा? आप ऑनलाइन उसको मंगा सकते हैं। अच्छा। यदि आपके ड्रॉपर्स हैं यूएसए में, कनाडा में, तो आप उसको मंगा सकते हैं। और उसको मैं इंडिया में यूज कर सकती हूँ, राइट? यूज कहीं पे कर सकते हैं, बट ओनली जैसे अब फोन एक है अनप्लग्ड फोन,
वो ओनली फॉर सिटीजन ऑफ यूएसए, कनाडा और ये सब वो मेंशन किया है उनके वेबसाइट में भी। ओके वो एक प्राइवेसी फोन हम बोलते हैं, उसमें एनक्रिप्शन डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में बनाया गया है। उसका एप्लीकेशन का डेटा भी डिफरेंट एनक्रिप्शन में स्टोर होता है। अनप्लग्ड फोन। अनप्लग्ड फोन, ये अप फोन भी बोलते हैं। अनप्लग्ड फोन, उसमें प्राइवेसी बहुत प्रॉम्प्ट है कि यूजर प्राइवेसी मेंटेन उसमें बहुत अच्छे से होता है और एनक्रिप्टेड भी होता है। और चाइनीज मेड भी एक फोन है जो हुआई का, उसका क्वांटम सेल टर्मिनल उसमें यूज किया गया है, तो क्वांटम एनक्रिप्शन उसमें यूज है। और उसका कुछ 60 जो हुआई टर्बो 60 प्रो ऐसा उसका मॉडल नंबर है, वो भी सिक्योर्ड फोन है, उसमें एनक्रिप्शन बहुत अच्छे से वो यूज किए हैं। तो ये 3-4 फोन है जो एनक्रिप्टेड फोन है। इसके अलावा कोई भी फोन लीजिए उसमें वनरेबिलिटीज आते हैं, अपडेट्स भी आता है। जैसे आप iOS में देखिए नया अपडेट आया होगा, आप इंस्टॉल किए होंगे, दैट मीन्स उसमें कुछ वनरेबिलिटीज थे, वो भी अपडेट हुआ है। सेम ये सब फोन में भी सेम प्रोसेस है, बट डेटा एनक्रिप्टेड है तो आप थोड़े ज़्यादा सेफ हैं। अच्छा, तो ऐसा है जैसे अगर मेरे फ़ोन से अगर मैं ये देखना चाहूँ कि मेरा जो डिटेल्स हैं वो कहाँ कहाँ पे लॉगिन है, तो ऐसी कौन सी कोई ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे जाके मैं चेक कर सकती हूँ? और कुछ फालतू ऐप्स होंगी या कुछ फालतू वेबसाइट्स होंगी जो हमने सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए अपनी इन्फॉर्मेशन डाल दी होगी, वहाँ जाके मैं डिलीट कर सकूँ? देखिए, आपका मेल आईडी में आप जाके गूगल एक्टिविटीज चेक कर सकते हैं कि आपका मेल आईडी कहाँ कहाँ पे लॉग्ड इन है, उसका हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं और डिवाइस कंट्रोल चेक कर सकते हैं। उस पर आपको पता चल जाएगा कौन से डिवाइस में वो मेल आईडी लॉग्ड इन है। सेम इंस्टाग्राम में, फेसबुक में भी डिवाइस इंफॉर्मेशन होते हैं, कौन से डिवाइस में लॉग इन है वो आपको मिल जाएगा। और एक चीज़ आप पूछे कि आपका डिटेल्स डार्क वेब में लीक्ड है कि नहीं है, उसको कैसे मालूम करेंगे? गूगल का एक डार्क वेब रिपोर्ट आया करता था, वो अभी रिसेंटली एक्सपायर कर दिया वो सर्विसेज। उसमें क्या होता था, आप गूगल डार्क वेब रिपोर्ट में क्लिक करते थे, वो आपका ईमेल आईडी को स्कैन करके बता देता था कि आपका ईमेल आईडी कहाँ कहाँ डाटा लीक किया है। उस तरह और एक भी वेबसाइट है haveibeenpwned.com, वो वेबसाइट में जाके आप आपका मेल आईडी देंगे, वो आपको बता देगा कहाँ कहाँ पे आपका डाटा लीक्ड है। बस इतना इन्फॉर्मेशन आएगा कि ये जगह पे आपका डाटा लीक हो सकता है। और यदि आप एंटीवायरस वगैरह भी यूज करते हैं, उसमें भी डाटा ब्रीच नोटिफिकेशन आते हैं, उसमें भी आपको नोटिफाई होता है कि आपका डाटा ये ब्रीच हुआ है। बट आप ब्रीच हो गए हैं तो कैसे प्रोटेक्ट करें? देखिए, ब्रीच में ऑलरेडी आपका इन्फॉर्मेशन तो चला गया है, उसको तो आप चेंज नहीं कर सकते हो। यदि उसको डिलीट करना है तो हमारा सहायता चाहिए, वो पेड सर्विसेज है, फिर आप इनको हायर करिएगा। बट यदि आपको करना है तो इसीलिए कंपनीज ये बोला करते हैं कि आपका पासवर्ड चेंज कर लीजिए। क्यों? क्योंकि पासवर्ड यदि आप चेंज कर लेते हैं तो वो पासवर्ड जो लीक हुआ है उससे तो ये सेम होगा ही नहीं, तो आपको हैकर और हैक नहीं कर पाएगा। और मेरा एक जो मैं गुरु मंत्र जैसे बोलता हूँ, यदि ये लोग यूज करेंगे तो 70% चांसेस उनको कोई हैक नहीं कर सकता। जैसे आप 2 ईमेल आईडी यूज करिए, 2 फोन नंबर यूज करिए, जो मेल आईडी और फोन नंबर आप पब्लिकली यूज कर रहे हो उसको आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन के लिए यूज ही मत करिए। और एक मेल आईडी और फोन नंबर उसको बैंकिंग और जो फिनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए यूज करिए, उसको पब्लिकली यूज मत करिए। तो जो स्कैमर्स हैं, कार्डर्स हैं, हैकर्स हैं, कोई भी हो, उसको आपका डिटेल्स ऑफ फिनेंशियल ट्रांजैक्शन पता ही नहीं है। आपको कुछ कॉल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, कुछ भी अटेम्प्ट होता है, तो आप खुद हंसोगे कि ये आदमी चोर है, ये मुझे फूल कर रहा है मुझे हैक करने के लिए, क्योंकि मेरा ये नंबर पे कोई बैंक कनेक्टेड ही नहीं है। जिसमें बैंक कनेक्टेड है उसी में बस आप वो ट्रांजैक्शन करेंगे। तो ये मेथड से आप 70% चांसेस है आपका डाटा लीक होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप तो वो नंबर में कुछ यूज ही नहीं कर रहे। जो प्लेटफॉर्म में आप यूज करेंगे वो पब्लिकली अवेलेबल वाले में करेंगे, और उससे आपका फिनेंशियल का कुछ लिंक ही नहीं है। और उस फोन में आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन भी मत करिए या बैंकिंग का एप्लीकेशन भी मत रखिए। और आपके फोन का हर एक एप्लीकेशन अपडेटेड होना जरूरी है, क्योंकि यदि आप अपडेटेड नहीं है तो पुराने सीवीज को यूज करके हैकर आपको हैक कर सकते हैं। प्लस फ्री में वाईफाई मिल रहा है, लोग फ्री वाईफाई के चक्कर में ज्वाइन कर लेते हैं वाईफाई को, और वाईफाई को हैक करके स्नीफ करके आपका डाटा हैक किया जा सकता है। वाईफाई स्पूफिंग के जरिए में फेक वाईफाई को भी आप कनेक्ट करके आपका डाटा चला जा सकता है। आप यूएसबी चार्जिंग पॉइंट भी कहीं पर भी लोग चार्ज करने के लिए बिठा देते हैं,
देखिए एयरपोर्ट्स में इजीली हम एयरपोर्ट्स यूज में कर रहे हैं, हर जगह वाईफाई पे भी हम लोग, हाँ हमारे तो दिल्ली गवर्नमेंट ने वाईफाई भी फ्री कर दिया था, हम हाँ एयरपोर्ट्स पे जाते हैं वहीं का वाईफाई यूज करते हैं क्योंकि कनेक्टिविटी लो होती है, हाँ सो वी शुडंट डू दिस। यस बिकॉज फ्री वाईफाई में होता क्या है, जैसे हैकर भी यूजर बन गया, अभी आप सब भी यूजर हैं तो वो स्निफ कॉमन। करके सारा डाटा, क्योंकि कॉमन नेटवर्क में आ गए तो कॉमन नेटवर्क से डाटा हैक किया जा सकता है। और वाईफाई पेन टेस्टिंग या प्रॉपर्ली सिक्योरिटी इंप्लीमेंट नहीं हुआ होगा तो इजीली वो कुकीज और बहुत सारे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं। तो इसीलिए फ्री वाईफाई से दूर रहना जरूरी है। प्लस आप यूएसबी कहीं पे लगा रहे हैं, देखिए एक कॉमन मेथड है जो हनी ट्रैप और ये सब जब किया जाता है तो इन्वेस्टिगेटर्स और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ये सब इसको यूज़ करते हैं। जैसे आपका आईफोन यूज़ कर रहे हैं, आपका जो केबल है, जो यूएसबी केबल है चार्जिंग के लिए यूज़ करते हैं, वो नॉर्मली जैसे दिखता है सेम तरह का पूरा केबल हैकर्स यूज़ करेंगे, आपका रिप्लेस कर देंगे वो केबल को। आप जब वो केबल यूज़ करेंगे चार्जिंग के लिए, आपका डाटा हैकर के पास चला जाएगा। यानी कि हमें किसी और का चार्जर भी यूज नहीं करना यूज़ नहीं चाहिए। करना चाहिए, क्योंकि आप अब गूगल में सर्च करिए ओ माई गॉड OMG केबल, उसका $250 या ऐसा कुछ प्राइस है, आप मंगा भी सकते हो और यूज़ भी कर सकते हो। ओके। और हमने भी एक्सपेरिमेंट किया है, यूएसबी केबल में स्पाईवेयर लगाकर वो डाटा कंज्यूम करके सिंक करके डाटा क्लाउड में भी भेज सकता है वेरी इजीली। तो देखिए ये हर एक चीज़ को हमको समझना चाहिए। बस एक चीज़ में बस हम सोचते हैं कि OTP और लिंक पे क्लिक ना करने से लॉट बच मोर, जाएंगे, मतलब बहुत ज्यादा चीजें हैं। उससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा, चीज़ें एक हैं। चीज और है, जैसे कहा जाता है ये जो फेस टाइम, मतलब हम कहते हैं व्हाट्सएप कॉल मत करो, हमें फेस टाइम हाँ पे हाँ कॉल कर हाँ लो, जो आईफोन यूजर्स है ना उनका ये हाँ बहुत रहता है, बात करें मुझसे फेस टाइम पे कॉल करो, जितने भी पॉलिटिकल लोग होते हैं या हाँ। ब्यूरोक्रेसी होती है वो फेस टाइम पे बात करते हैं कि ये रिकॉर्ड नहीं हो सकती। देखिए फेस टाइम में भी बहुत सारे बग हैं, आप खुद जाइए गूगल में सर्च करिए या एक्सप्लॉइट DB में सर्च करिए फेस टाइम सीवीज, ओके। आपको मिल जाएंगे बहुत सारे जो एप्पल के और iOS के जो वल्नरेबिलिटी फेस टाइम को लेके। तो बग्स हर किसी में आते हैं, ये एक मिथ है कि हम पूरा सिक्योर्ड है, क्योंकि टेक्नोलॉजी है तो उसमें कुछ फ्लॉज भी होंगे। तो ये हैकिंग होता किससे है? बाय फाइंडिंग एंड एक्सप्लॉइटिंग डिफरेंट वल्नरेबिलिटी, ये जेनरिक बात है। अभी कोई भी प्लेटफॉर्म, जैसे हम सीरी भी यूज कर रहे हैं, वो IoT डिवाइस हो सकता है, बट वो IoT डिवाइस में भी कुछ फ्लॉज हो सकते हैं बिकॉज इट्स अ टेक्नोलॉजी। अभी टेक्नोलॉजी में सिक्योरिटी फ्लॉज आएंगे, उसका वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करके उसको हैक किया जाएगा। अभी जब वो कंपनी को ये चीज़ पता होगा तब वो इसको अपडेट करेंगे और फिक्स करेंगे, तब आप फिर अपडेट करोगे। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो फेस टाइम में भी सेम प्रोसेस है। आप एप्पल में खुद सर्च करिए एप्पल बग बाउंटी, एप्पल ऑफर्स if any hacker will hack and compromise Apple, they will pay million of dollars. So Apple बग बाउंटी लॉन्च किया है और उसमें देखिए एक्नॉलेजमेंट भी दे रहा है लोगों को, हैकर्स को। और उसमें बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी लिस्टेड भी हैं, तो वो ऑलरेडी एप्पल में बग फाइंड करके रिपोर्ट की, उसके वजह से ही उसको बाउंटी मिला। तो एप्पल ने खुद यदि बोल रहा है कि आके हैक करके टेस्ट करो, तो उसमें तो हैकिंग अटेम्प्ट होते हैं, बट येस एप्पल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है और एज ए कंपनी वो सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो उसका मतलब है आप सिक्योर्ड रहो, हर कोई कंपनी ये चाहता है, नहीं तो यहाँ पे गवर्नमेंट का जो लॉ है DPDP उसमें भी पेनल्टी देना पड़ेगा। तो कंपनी को ये पता है कि हमको हमारे यूजर को सेफगार्ड करना है, सेफ्टी एंड सिक्योर रखना भी है, बट यूजर एंड कंपनी ये दोनों मिलकर यदि एक अच्छा इकोसिस्टम सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस इंप्लीमेंट करें, देन जाके हम अच्छा भारत, सिक्योर भारत बना सकते हैं। दैट्स रियली नाइस। अब इतनी सारी डिस्कशन करने के बाद मेरे माइंड में भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जो मुझे लगता है पूछ लेने चाहिए, और ये बहुत ही बड़ा मैटर है अभी राइट नाउ। एप्स्टीन फाइल्स, जितना भी डेटा एप्स्टीन फाइल्स में आ रहा है वो एक ड्राइव पे अपलोड हुआ है, उसको डिकोड किया जा रहा है। सो व्हाट्स योर से ऑन दैट, वो किस तरीके से अपलोड हुआ, इज इट ट्रू जो है, या वो भी एक AI जनरेटेड इमेजेस और पिक्चर्स आई जा रही हैं? अगर हम इंस्टा पे जाएं और इतना मतलब ऐसा कंटेंट है जो कभी हम सोच भी नहीं सकते हैं। देखिए जेफरी एप्स्टीन के यदि केस स्टडी आप पढ़ेंगे, ये बहुत ही बड़ा केस स्टडीज है, और इसमें इन्वॉल्वमेंट बस एक दो बड़े नाम का नहीं है, पूरा दुनिया का टॉप लीडर्स का है।
तो काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक है। और आपको ये बता दूं, जितने डाटा आप देख रहे हैं वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि इतने सारे डेटा थे जो हार्ड डिस्क था, जो SSD ड्राइव्स थे, जो उनके ड्राइव क्लाउड ड्राइव्स में थे, वो सब अभी तक डिक्रिप्ट हुए नहीं है। मतलब ये जो अभी आ रहा है ये सब सच है एज पे वो जो सच है, बट राइट। लोग क्योंकि स्कैम करते हैं, लोग कुछ TRP और फॉलोअर्स और लाइक्स के लिए लोग AI वीडियो और AI जनरेटेड इमेज का यूज़ करते हैं, जैसे उनको थोड़ा TRP मिल जाए वो मीडिया और ये सब चैनल में, इसलिए वो AI वीडियो जनरेट का भी बहुत सारे मॉर्फ पिक्चर में देख रहा हूँ। बट जो ओरिजिनल पिक्चर्स हैं, क्योंकि डाटा तो लीक हुआ है, डाटा बहुत से सेंसिटिव टॉपिक के डाटा इन लाइक एलोन मस्क को लेके हो या डोनाल्ड ट्रम्प को लेके हो, हर किसी का इमेजेस ट्रू इमेजेस है, क्योंकि उसका मेटा डाटा भी हमने चेक किया तो वो सही इमेजेस था। बट हमारे इंडिया से भी बहुत लोगों के नाम आ रहे हैं। हरदीप सूरी जी का आ रहा है, नरेंद्र मोदी जी का भी आ रहा है। बट आप देखेंगे इंडिया के जो अनिल अंबानी जी को मीटिंग के लिए और ये सब चीज़ में है, बट जो टॉप लीडर्स फ्रॉम USA एंड अदर कंट्रीज, उनका थोड़ा ज़्यादा जैसे फन एक्टिविटीज़, सेक्स एक्टिविटीज़, ये सब को लेके तो जो इसको कॉल डिकोड गर्ल्स, किया जा रहा है वो प्रॉपरली किया जा रहा है। देखिए ये तो जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं वो किस तरीके से उसको फॉलो अप कर रहे हैं, क्योंकि देखिए केस तो बहुत सेंसिटिव था, उनका डेथ भी हो गया जब वो कस्टडी में थे, तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो भी अभी तक नहीं पता। तो उनको मारा गया या उनका ऐसे अचानक डेथ हुआ, ये क्वेश्चन मार्क है अभी भी। तो यदि कुछ लोग चाहते थे उनका डेथ हो जाए, और इतने बड़े आदमी होने के बाद, इतना पावर होल्ड करने के बाद यदि जेल हो जाता है उनको ऐसे ही, तो कुछ तो हुआ होगा। यदि आप ये सब सारे चीज को डॉट कनेक्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके पीछे भी कुछ कुछ हो सकते हैं। रिजीम चेंज हुआ US में, गवर्नमेंट चेंज हुआ, फिर इनका डेथ हो जाना, डेटा कुछ आना, डिक्रिप्ट सारा डिटेल्स हुआ नहीं है, उनका डेटा जो कस्टडी में रखा गया था वो सेफ है कि नहीं है, वो सब एक बड़ा क्वेश्चन मार्क के अंदर आता है। तो हम यदि देखा जाए तो जो डेटा आ रहे हैं उसमें तो लिंकिंग ऑब्वियसली है हर किसी का, बट जब पूरा डाटा आ जाएगा, पूरा चीज़ें आ जाएंगे, तब हम और भी ब्रीफली डिस्कस कर सकते हैं। So most dangerous cyber threat today? It's AI powered scams. Okay. One habit everyone must follow. Enable multi-factor authentication. इसके अलावा आप मुझे ये बताओ कि मोस्ट हैक्ड प्लेटफॉर्म कौन सा है? Like social media platforms. Biggest cyber mistake people make? Using same password everywhere. Okay. And before we end this podcast, एक आपकी तरफ से मैसेज मेरी ऑडियंस को? In today's world, we just don't need to lock our house door. We also need to lock our digital door. So we need to be safe, secure from every corner, every endpoint, and all the digital assets. If we are vulnerable from any corner, then we are already hacked. So please secure all of your digital footprints and digital gadgets, and our other people near within your family, your friends, and make India and safe, and your state safe too. मतलब बहुत ही अच्छी नॉलेज आपने दी और हमें मतलब अवेयर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। हम अपनी जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, ऐप्स यूज़ कर रहे हैं, किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, इस पॉडकास्ट में आई थिंक हमें एक और पॉडकास्ट करना पड़ जाएगा इनके साथ टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। और इनकी एक अपनी साइबर सिक्योरिटी एजेंसी भी है जिसका नाम है Threatsys Technologies, और उस टेक्नोलॉजी के लिए बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए काम करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है इन्होंने बहुत अच्छी एक मुझे बात भी बताई है कि हमें लगता है कि हमारे पास क्या ही डेटा है, हमारी मे बी जो हमारी छोटी कंपनीज होती हैं, हमें लगता है कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि सब कुछ गूगल पे है, बट समहाउ दैट्स रियली थ्रेटनिंग फॉर योर कंपनी, माई कंपनी एंड एवरीवन। हमें इंडिविजुअली भी सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है और हमें अपनी कंपनीज को भी साइबर सिक्योरिटी से बचाने की ज़रूरत, साइबर थ्रेट से बचाने की ज़रूरत है। इसलिए हमें इन जैसे लोगों की ज़रूरत पड़ती रहती है। और आई होप आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि किस तरीके से हमें ध्यान रखना है अपनी चीज़ों का। कीप वॉचिंग अस। इस पॉडकास्ट को आपने देखा, समझा, और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं दीपक जी से, यू कैन कमेंट
आई एम श्योर उनके पास अगर टाइम हुआ तो वो आंसर भी करेंगे इस चीज़ को। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।